अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम देखें तो आज की क्लास में आप सबको मैं शेयर करूंगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर क्लास व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। जो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो मेरे सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको एक दफा हम रोड मैप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं हर एस्पायरेंट के माइंड में होते हैं, आई वांट टू क्लियर देम इन इन टुडेज क्लास। और उसके बाद वी हैव ओनली 4 मंथ्स रिमेनिंग। अगर फुल फ्लैज आप देखा जाए तो उन 4 मंथ्स की क्या आपकी जर्नी हो सकती है, क्या आपका रोड मैप हो सकता है, वो हम देखेंगे। एंड एट द एंड दे विल बी क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है जी। सबसे पहले आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय ओन बेसिक जो एक बैकग्राउंड है, ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके उनको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। So I was basically a mechanical engineer, graduated from UAT, and I graduated in 2016. Back then, I was not having any kind of idea कि CSS क्या होता है। मैं आपकी तरह का एक स्टूडेंट था और अभी भी अपने आप को एक इसी तरह का स्टूडेंट समझता हूँ। इसमें जो ग्रेजुएशन में आई हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग रिलेटेड टू CSS एंड आई वाज टोटली नाइव अबाउट दीज थिंग्स। उसके बाद जी आई started preparation, full-fledged preparation for my exams, CSS and PMS exams, both combined in 2017 after 1 year in service in engineering jobs, जो कि मुझे एक तरह से सूट नहीं की। Then I shifted to this thing, competitive exams, and first I appeared in PMS 2018. Unfortunately, I was not allocated. उसके बाद CSS 2018 में मैं that was my first attempt, मैंने वहां पे appear हुआ और again I was not allocated. Allocated mean कि जब आप फाइनली आप जो है प्रोबेशनर बनते हैं, आपको कोई ना कोई ग्रुप अलॉट हो जाता है। वन थिंग, यू हैव टू पास द एग्जाम, आफ्टर दैट यू हैव टू गेट अ ग्रुप। अगर आपको कोई ग्रुप नहीं मिलता तो आपकी एलोकेशन नहीं होती, सो ऑल ऑफ योर जर्नी गोज टू डस्ट। So same thing happened to me in 2018, both in CSS and PMS. उसके बाद I finally appeared again in CSS 2020 and I secured 18th position, which is in front of you. And right now I am posted as assistant commissioner and I am serving in Mehrapur, which is the sale of district Nushehr Feroz and province is Sindh. After getting education in CSS, I also secured I also passed PMS 2020, लेकिन उसमें मैंने इंटरव्यू में अपियर नहीं हुआ था क्योंकि हमारा CSS का रिजल्ट आ चुका था। एंड जो रेलिवेंट अदर एग्जाम्स थे उसमें ADF ये भी शामिल है, जो कि मैंने ऑलरेडी पास किया था, लेकिन इसके भी इंटरव्यू में अपियर नहीं हुआ। तो ये बेसिक मेरी जो थी वो जर्नी थी, एक शॉर्ट सी जर्नी आपके सामने मैंने पेश की, जिसमें आप देखते हैं कि फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड ऑल द वे टू CSS, एंड इट वाज नॉट एन इजी जर्नी। इट वाज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू कि जब आपको एक CSS एक ऐसी अनसर्टेन जो एक चीज है जिसमें आपको एलोकेशन नहीं मिलती आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर आप के ऊपर क्या गुजरती है, देन यू हैव टू अपीयर अगेन, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो थिंग एंड देन यू गो ऑल द वे टू दिस जर्नी। सो दिस इज वेरी लेबोरियस एंड लेंथी वन, ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अभी सेशन जिनका मैं शुरू करूंगा, उनको एक आइडिया हो कि मैंने किन चीजों से अपने आप को गुजारा है एंड फाइनली आई गॉट दिस एजुकेशन। सो जो समझते हैं कि इट इज वेरी इजी थिंग, आप इसको 6 मंथ्स में 4 मंथ्स में कर सकते हैं, तो उनके लिए आपको मैंने अपनी प्रोफाइल शेयर की कि दिस वाज नॉट द केस विद मी। आई बेसिकली secured I passed CSS in all attempts, in 2 of my attempts, but I got allocation in my second attempt. First attempt में allocation नहीं। अच्छा, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके माइंड में आ रहे होंगे। थोड़े से जेनेरिक क्वेश्चंस की बात करते हैं और उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे, क्योंकि आई वांट टू एनर्जाइज यू लिटिल बिट, ताकि आपको आइडिया हो कि CSS पास करना एक मुश्किल गेम नहीं है। इट कैन बी एन इजी जर्नी, बट प्रोवाइडेड कि आप इसको एक डायरेक्टेड वे के अंदर करें।
सबसे पहले अगर हम देखें, जो चीज आपके माइंड में आएगी वो चीज ये है कि हम इस एग्जाम को कैसे पास कर सकते हैं। जिस तरह मैंने इसको पास किया, कैसे पास किया था, व्हाट वाज द मेन की, व्हाट वाज द मेन थिंग जिसकी वजह से आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम इन 2 of my अटेम्प्ट। तो जो मेन चीज थी इसके अंदर, वो आपकी जो सबसे पहली चीज आती है, दैट इज योर प्रैक्टिस। ठीक है, एंड योर डायरेक्टेड स्टडी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स काफी जगह से पढ़ के आए होते हैं, डिफरेंट व्यूज होते हैं आपके। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज योर व्यूज, बट आई एम गोइंग टू ऐड समथिंग इन योर पर्सपेक्टिव, ताकि आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू का भी आइडिया हो। अब अगर आपने सीएसएस को पास करना है, तो सीएसएस को पास करने के लिए सबसे पहली जो चीज आपको चाहिए वो है प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस? सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए आपके नोट्स मेकिंग की। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने नोट्स किस तरह बनाने हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। अगर हम स्टार्ट करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स, तो अदर देन योर इंग्लिश, एसे एंड प्रेसी, you have 4 other subjects. You need to know के how can you make the notes of these 4 subjects. इस्लामियात को आपने किस तरह कवर करना है, आपने किस सोर्स से उसको कवर करना है। मैंने फॉलो की थी करीमदार चुगताई की बुक, एंड दैट इज वेरी लेंथी बुक। लेकिन जब आप उसको रीड करते हैं, यू हैव टू राइट डाउन द नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपने बनाने हैं, और फिर उसके बाद आपने उसके एमसीक्यूज को कवर करना है। सो इट इज अ वेरी लाइक कंपार्टमेंटलाइज्ड स्टडी, जिसमें आपने सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैंने आपको इस्लामियात का बताया, सोर्स बता दिया, उसके मैंने पास्ट पेपर्स को स्टडी किया, और टू द पॉइंट्स उसके मैंने नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने इसके जो एमसीक्यूज हैं उसको तैयार किया, और उसके बाद देखा कि इस्लामियात में स्कोरिंग ट्रेंड कैसे आता है। मैंने कंपेयर किया स्टूडेंट्स को डिफरेंट, जिसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों में उन्होंने अटेम्प्ट किए थे। मैंने रियलाइज किया मेरी अपनी वीकनेस थी उर्दू में लिखने की, तो आई अटेम्प्टेड इस्लामियात इन इंग्लिश एंड आई सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन इस्लामियात इन बोथ ऑफ माय अटेम्प्ट्स। तो इस्लामियात का मैं सिंपल यही सजेस्ट करूंगा, इट इज वेरी इजी थिंग, यू जस्ट हैव टू मेक नोट्स। आप इसको याद करें, बुलेट नोट्स बनाएं, एमसीक्यूज को क्रैम करें, एंड देन यू कैन इजीली गेट गुड मार्क्स। इसके बाद अगर मैं बताऊं तो जीएसए। अच्छा, बीइंग एन इंजीनियर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी को मैंने बहुत इजी ट्रीट किया। अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी इज अ सब्जेक्ट व्हिच कैन लैंड यू इन बीएमजी ग्रुप, और इट कैन टेक यू इन ओएमजी, और इवन आपकी एलोकेशन भी नहीं हो सकती। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस सब्जेक्ट। व्हाई? Because students get 80 plus marks in this subject easily, and it's not a big thing. अब आपने जीएसए को कवर करना है, उसका आप सिलेबस ओपन करें, आप उसमें एफपीएससी का सिलेबस आप सबके पास अवेलेबल है, इंटरनेट के ऊपर सोर्सेज अवेलेबल हैं। जनरल साइंस का सब्जेक्ट कवर करें, उसके नोट्स बनाएं, एबिलिटी पोर्शन कवर करें। जो इंजीनियर्स नहीं हैं, जो मेडिकल बैकग्राउंड के हैं या सोशल साइंसेस बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए सिर्फ मेरी यही एडवाइस है कि आप बेसिकली जो 7th and 8th क्लास की जो बुक है आपकी मैथ की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की अवेलेबल है ऑनलाइन, उसको आप प्रैक्टिस करें, वहां से आपके अच्छी इसकी तैयारी हो सके। अब हम बात करते हैं जो 2 कोर सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आपने जो सबसे पहली चीज है वो ये होती है कि इनका ग्रुप होता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो थोड़े शार्प स्टूडेंट्स होते हैं, या जो कैलकुलेट करके चीजों को चलते हैं, वो इन तीनों सब्जेक्ट्स को टारगेट करते हैं कि उन्होंने 180 प्लस इसके अंदर नंबर लेने। आप डीएमसीज उठा के देख लें, जितने भी अच्छे ग्रुप के अंदर जो स्टूडेंट्स जो आपके ऑफिसर्स लैंड किए हैं, दे हैव जनरली गुड स्कोर इन दीज 3 सब्जेक्ट्स। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वर्कशॉप इसमें करवाऊंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए कि आप किस तरह इसमें 80 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, इफ यू कैन सिक्योर 60 और 50 मार्क इन दीज 2 सब्जेक्ट्स, तो आपका ओवरऑल अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा स्कोर इनके अंदर से बन सकता है।
अब अगर इसके ऊपर भी हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का, क्योंकि मैंने अपने सिलेबस का ब्रेक डाउन करना है, मेथोडोलॉजी का ब्रेक डाउन करना है, और इसके ऊपर हमने ये भी बात करनी है कि किस तरह हम इसके अंदर अच्छा एक स्कोर ले सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑप्शनल्स की भी बात करता चलूं कि इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए ऑप्शनल्स बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं। ऑप्शनल सबसे पहली चीज ये होती है कि आपने चूज कौन से करने हैं ऑप्शन। अब कई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल पंजाबी ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको पंजाबी बोलना नहीं आती, पंजाबी लिखना नहीं आती, तो वो क्रैम इसको कैसे करें, उसको याद कैसे करें। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो प्ले करती है। अब आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप सबको? थोड़ा सा जरा मैसेज कर दें, मुझे बता दें इज इट क्लियर। ओके, जिसको अगर क्लियर नहीं आ रही, मे बी उसकी साइड पे इंटरनेट का मसला हो। और दूसरी चीज कि आपको इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब चैनल पे मेरे, वहां से आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, मैं ऑप्शनल्स का डिस्कस कर रहा हूँ कि ऑप्शनल्स को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक की रोल प्ले करता है आपने अगर एग्जाम के अंदर अपने एग्जाम को पास कर। तो जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने हैं, उसमें सबसे पहली चीज देखें कि आपका बैकग्राउंड कोई ऐसा बैकग्राउंड है जो कि ऑप्शनल से अलाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारे पास काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर रहे होते हैं। आप पॉलिटिकल साइंस आपने बैचलर्स किया होता है या मास्टर्स किया होता है, सो यू शुड ऑप्ट पॉलिटिकल साइंस एंड नॉट आईआर। दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आपका एक उसके अंदर बैकग्राउंड है, आपका उसके अंदर एक एक्सपीरियंस है, आप उसको इजिली कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप कवर करने के लिए सबसे पहले आप देखें कि क्या आपको वो लैंग्वेज समझ आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पंजाबी रख लेते हैं तो क्या आपको पंजाबी समझ आती है या आपको वो याद नहीं होती। अगर याद होती है तो आप उसको चूज करें, अगर नहीं याद होती तो आप उसको चूज ना करें। इसी तरह कुछ हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएस हिस्ट्री, हर कोई यूएस हिस्ट्री रख रहा होता है। अब पिछले कई सालों से टारगेटेड हो रही है, तो आपने ऐसे सब्जेक्ट रखने हैं जिनका लास्ट ईयर स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा है, वो सब्जेक्ट सेफ हो, और आपको एटलीस्ट आपके कोई 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हों। आई एम सेइंग नॉट 6, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स जो कि आपको 70+ मार्क्स दें, ताकि आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा है। तो आपने अगर एग्जाम पास करना है तो आपको हर सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो आपके आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि आपने अप्रोच उसके अंदर क्या लेनी है, किस तरह आपने उसके अंदर अच्छे मार्क्स लेने हैं, और उसके बाद उसका पास्ट पेपर का एनालिसिस बहुत जरूरी है। लास्ट पे मैं आऊंगा ऐसे। अब अगर आप ऐसे को एक साइड पे करते हैं और बाकी 11 सब्जेक्ट्स को एक साइड पे करते हैं, तो ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसे पास कर लेता है तो वो सीएसएस पास कर लेता है। क्यों? क्योंकि ऐसे एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस डिफाइंड नहीं है, जिसका कंटेंट डिफाइंड नहीं है, जिसकी अप्रोच डिफाइंड नहीं है, ना ही मेथडोलॉजी डिफाइंड। हर स्टूडेंट जो हमारे साथ प्रोबेशनर्स थे, जिन्होंने ट्रेनिंग की, हर स्टूडेंट का, हर ऑफिसर का जो मेरे साथ थे, एक डिफरेंट एक स्टाइल था लिखने का, एक डिफरेंट अप्रोच थे लिखने की। उन्होंने डिफरेंट मेंटोर से पढ़ा था, उनका डिफरेंट राइटिंग स्टाइल था। तो ऐसे को अगर आपने पास करना है तो सबसे पहली चीज ये है कि आपने ऐसे की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा करनी है, इसको सीरियस लेना है। अपने अगर डेली स्टडी करते हैं तो डेली आप ऐसे के ऊपर कुछ ना कुछ काम करें, इसका जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस करें, आउटलाइंस बनाएं और इंट्रोडक्शन बनाएं। बाकी जो चीजें ऐसे कि वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ स्पेशल वर्कशॉप में शेयर करूंगा, इधर नहीं शेयर हो सकती। अच्छा, इसमें एक और चीज जो स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं मुझसे, वो ये है कि 4 साल मैंने लगाए इसके ऊपर, इन 4 साल में मैंने किस तरह प्रेशर को मैनेज किया होगा। ठीक है, जब आप समझते हैं कि आप इस जर्नी के अंदर, एक ऐसी जर्नी के अंदर आ गए हैं जहां पे आपको नहीं पता कि आप पास होंगे या नहीं होंगे, आपको एजुकेशन होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपको कोई डिग्री तो मिलनी नहीं है इसके अंदर, ना ही किसी की तरफ से कोई मेडल मिलना है कि जी आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। इफ यू पास इट, देन यू आर सेलिब्रिटी among your social circle. If you unable to pass it, then you are no one. Literally, you are no one.
नो वन नोस कि आपकी क्या स्ट्रगल थी, नो वन विल केयर कि आप पास क्यों नहीं हुए, नो वन विल बोदर टू अंडरस्टैंड योर मेंटल कंडीशन, योर सिचुएशन एट दैट टाइम। तो ये सारी सिचुएशन, इस सब प्रेशर को आप किस तरह मैनेज करें? तो ये जो सीएसएस की एक जर्नी है, दिस इज ऑल्सो द जर्नी ऑफ योर नर्व्स, कि किस तरह आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह आप प्रेशर को बियर कर सकते हैं। आपके जब एग्जाम होते हैं, 2 exams in a single day, and in 6 days you have to like attempt 12 exams, तो उनको आपने एक प्रेशर आता है आपके, कि यार इतनी चीजों को हम कैसे याद रखेंगे। इंसान जब ये चीज सोचता है तभी उसके अंदर एक खौफ, एक डर, एक स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। ये जर्नी ही ऐसी। तो इन सब चीजों को आप किस तरह मैनेज करेंगे, इस प्रेशर को किस तरह बियर करेंगे? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आप को जितना आइसोलेट रख सकते हैं उतना बेहतर। यू नीड टू हैव योरसेल्फ आइसोलेटेड। आइसोलेशन के अंदर जाएं। व्हाट डज इट मीन बाय आइसोलेशन? आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले कमरे के अंदर बैठ जाएं, खाना पीना बंद कर दें। इट्स नॉट लाइक दैट। आपका जो सोशल सर्कल है, आप उसमें देखें कि कौन से लोग हैं जो आपको एक मोटिवेट रखते हैं, आपकी एक सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे मिलके आपको नेगेटिविटी आती है। मतलब वो आपको, ये नहीं कि वो आपको टॉन्ट करें या आपको क्रिटिसाइज करें, बल्कि उनसे मिलके आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, या आपको लगे कि यार मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, वो इतना आगे चला गया लाइफ में और मैं कहाँ पे स्टैग्नेट हो गया। तो इन लोगों से मिलना अवॉइड करें, और उन लोगों से मिलें जो कि आपको पुश करें, जो कि आपको एक पॉजिटिव, एक आपको एक ड्रीम दिखाएं कि भाई आप एक ऐसी जर्नी पे हो जिसके बाद आप अगर इसके इसके अंदर आते हो तो थिंग्स कैन चेंज फॉर यू। तो इन लोगों की कंपनी में रखें अपने आप। ठीक है, कम से कम सोशल गैदरिंग करें, अननोन लोगों से ना मिलें, ना ही सबको बताएं कि जी मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ या मैं पीएमएस की तैयारी कर रहा हूँ। दैट विल ऐड एडिशनल बर्डन ऑन यू। ठीक है, ना ही आप ज्यादा से ज्यादा एस्पायरेंट्स और ऑफिसर से मिलने की कोशिश करें। In my journey, in all of my journey, I hardly interacted with 1 or 2 CSP, जो कि मैं जिनको जानता था पर्सनली। उनसे भी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि मुझे थोड़ा गाइडेंस दे दें या मुझे बता दें कि मैं किस तरह करूं। बस वैसे ही उनसे जो थी वो सलाम दुआ की, नथिंग एल्स। तो आप इन लोगों से कम मिलें। इसकी रीजन क्या है? अब आप अगर किसी बंदे से मिलते हैं, वो एक एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर ऐड कर देता है, आपके ऊपर एक स्ट्रेस ऐड हो जाता है कि यार मैंने अब उससे मिल लिया, मैंने अपने आप को प्रूव करना है, मैंने अपने आप को दिखाना है। तो अननेसेसरी आप स्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं, एक टेंशन आपके अंदर, जहन के अंदर सवार हो जाती है। तो इन तरह की चीजों को आपने अवॉइड करना। दैट इज द की, कि आप किस तरह अपने आप को प्रेशर सिचुएशन से अवॉइड कर सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर तरीके की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ, वो मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ। अब जो एक इम्पोर्टेंट चीज, इससे पहले कि मैं अपने कोर्स के ऊपर आऊं, एक्सप्लेन करूं, वो चीज ये है कि आपकी मोटिवेशन क्या है। किस तरह आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं कि आपने इस चीज की तैयारी करनी है, आपने सीएसएस की तैयारी करनी है, और आपने किस तरह अवॉइड करना है अपनी नेगेटिविटीज को। किस तरह 4 साल अगर किसी के लगते हैं तो क्यों 4 साल आपने लगते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो आपकी ये चीज मैटर करती है कि आपकी मोटिवेशन। आप सीएसएस के अंदर क्यों आ रहे हैं? लेट मी टेल यू क्लियरली कि इसकी जो सैलरी है, दैट इज नॉट मार्केट कंपैटिबल। दैट्स राइट। आपको मार्केट में अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, यू मे अर्न बेटर, यू मे अर्न गुड इन योर मार्केट, आपकी मार्केट सैलरी बेहतर हो सकती है। लेकिन आपको सीएसएस में आने के बाद आपकी सैलरी हार्डली इतनी होगी कि आप अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। तो अगर आपकी मोटिवेशन ये है कि सीएसएस में आने के बाद आप एक अच्छा अर्न कर लेंगे, तो यू आर मिसगाइड। आपकी जो अर्निंग है, जो गवर्नमेंट की सैलरी है, दैट इज वेरी लिमिटेड, एंड यू कैन हार्डली मीट योर बोथ एंड्स विद दिस। ये एक हार्ड रियलिटी।
तो ये तो चीज आपकी मोटिवेशन खत्म हो गई, अगर किसी की थी तो वो आज खत्म हो गई। तो आपकी सीएसएस करने की मोटिवेशन, मेरी क्या मोटिवेशन, मैं अपनी इससे एग्जांपल से रिलेट कर देता हूँ, इसका आंसर दे दूँ। मेरी मोटिवेशन ये थी कि व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, आई वाज इन्वॉल्व इन मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। मुझे सोशलाइजिंग पसंद थी, मुझे इस तरह के जो वॉलेंट्री वर्क्स होते थे वो करने का शौक था। जब मैंने इसकी बात की, अपने जॉब की बात की, देखा तो एक मुझे बहुत ही एक यूनिफाइड, एक वन डायरेक्शनल जो थी वो सर्विस नजर आई। तो मेरा उसमें इंटरेस्ट इतना डेवलप नहीं हुआ, इस वजह से मैंने स्विच किया और इसमें कंपेटिटिव एग्जाम्स की तरफ बढ़ा। अब जब मैं इस एग्जाम में आया और मैंने क्लियर किया, जब क्लियर करने के बाद और पहले की जो मैं अगर आपको कंपैरिजन करूं, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। When you pass this exam, then you are among the few, and only a few, a handful of the people who have actually qualified this exam. तो आप अपने आप को एक अपर, जो एक इस तरह की इंटेलेक्चुअल क्लास है, उसके अंदर पाते हैं। ठीक है, आपको इसकी वजह से एक प्रिविलेज मिलता है, सोशल प्रिविलेज। सो दैट इज द एंड इन इटसेल्फ, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ एन एंड, दैट इज एन एंड इन इटसेल्फ। आपको एक सोशल रिकग्निशन, सोशल प्रिविलेज में, उसके बाद जब आप सर्विस में आते हैं तो आपको अपनी तरह के काफी लोग नजर आते हैं जो कि ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनके काफी ज्यादा सोशल इश्यूज हैं। तो आपको एक सर्विस का मौका मिलता है कि यू कैन प्ले सम पॉजिटिव रोल इन योर सर्विस। आज एग्जांपल दे देता हूँ, व्हेन आई वाज इन ऑफिस, तो एक मेरे पास एक एप्लीकेंट आया। अब उनकी जो जमीन थी, जो उनकी एग्रीकल्चर लैंड, उनकी एग्रीकल्चर लैंड का जो एक वाटर चैनल था जो कि सरकारी बना हुआ था, वहां से बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ हैवी डंपर्स फ्रॉम दैट रोड, वो पैसेज वाटरवे डैमेज हो गया। अब उसको क्या रेमेडी मिलती, वो किसके पास आता और अपना जो था वो जो वाटरवे है उसका वो मुरम्मत करवा सकता, क्योंकि उसकी जो सारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो डिपेंडेंट है इस वाटरवे पे। अगर उसका वाटरवे जो क्लियर नहीं होगा, जहां से पानी नहीं आएगा, तो उसको ना वो अपनी फसलों को वाटर दे सकेगा, ना ही उसके अंदर से कोई प्रोड्यूस कर सकेगा। एंड ही वाज इन हिज 60s और मे बी 70s, और ना ही उसके पास कोई इतने मीन्स थे कि वो अपनी तरफ से उसको मरम्मत कर सकता। अगर हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास भेजते तो इसका एक पूरा प्रोसीजर है, टेंडर होता, सड़क बनती, फिर न्यू वाटरवेज बनते, और इसके अंदर सालों साल लग जाते। तो ही विजिटेड माय ऑफिस एंड आई वाज इन द ऑफिस। उसको मैंने जो है उसकी कंप्लेन सुनी, एंड देन आई फॉरवर्डेड इट टू वन ऑफ द नोटेबल, और यू कैन से सोशल वर्कर, जिसको मैंने एंगेज किया, और उसने जाके उसकी साइट का विजिट किया, और नाउ ही इज गोइंग टू मेक दैट वाटरवे फॉर दैट पर्सन। सो दिस इज ओनली वन थिंग जो कि आज मैंने एक्सपीरियंस की और आपके साथ शेयर की। इस तरह के कितने एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो कि आपकी लाइफ में हो सकते हैं वंस यू आर इन द सर्विस। सो दिस सर्विस इज ऑल अबाउट गिविंग टू द पीपल, जिसकी वजह से आप यहाँ तक। सो इफ यू लव योर कंट्री, इफ यू लव योर सोसाइटी, एंड इफ यू हैव अ पैशन टू डिलीवर समथिंग, then this service is for you, and then this should be your motivation. And if this is your motivation, then you can deliver to the best of your knowledge, your efforts, और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने सीएसएस के अंदर। तो आपकी अगर इस जर्नी में, एक लेंथी सी जर्नी जिसमें बहुत ही अनसर्टन है, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, सो यू शुड हैव समवन हु इज योर इंस्पिरेशन। यू शुड हैव सम गोल which you want to achieve. You should have some vision जो कि आपने अचीव करनी है। तो ये चीज जब आपके माइंड में हो, जब आपके दिल में हो, तो आप सीएसएस की जर्नी को इजीली पास कर सकते हैं और इसके अंदर इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा सिर्फ आपकी ये जर्नी है कि आपके आके पैसा बनाना है 2 नंबर तरीकों से, तो वो भी काफी लोग हैं इसके अंदर आते हैं, बट उनको फिर मेंटल पीस नहीं मिलती, रात को नींद नहीं आती जब वो एक किसी के साथ जुल्म करते हैं और एक एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू इलीगल। तो आपकी एक जो मोटिवेशन है, जो आपकी एक डायरेक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं
क्यों कर रहे हैं, और ये करने के बाद आपको क्या। जब ये आपके क्वेश्चंस क्लियर हैं, देन यू हैव द मोटिवेशन, और आप इसको सीएसएस की जर्नी को इजीली कैटर कर सकते। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आई इस चीज की कि व्हाई दिस थिंग, व्हाट इज मोटिवेशन एंड व्हाई डू यू नीड दैट। आई होप कि कुछ चीजों को मैंने क्लियर किया होगा, आपके जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हुए होंगे, जो मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं अपने कोर्सेज के बारे में, जो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के जो कोर्सेज हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम माय कोर्स, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स, जो कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, यू हैव ऑलरेडी सीन द कोर्स आउटलाइन जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी। अब कुछ चीजें मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल इन पाकिस्तान अफेयर्स, एंड देन आई विल एक्सप्लेन के व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन योर करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अगर हम पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान अफेयर्स, तो आपको पाकिस्तान अफेयर्स के कुछ पास्ट पेपर्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। अब अगर हम इन पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करें और इन पास्ट पेपर्स को देखने की कोशिश करें, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डोमेन्स हैं आपके पाकिस्तान अफेयर्स की जो रिपीट होती हैं, और हमने उन डोमेन्स को कवर करेंगे अपने सेशन के अंदर। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे सेशन के अंदर आपको क्या क्या चीजें जो है वो अवेलेबल हो। अगर आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को जरा देखें और इनको आप डिवाइड करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन इसके अंदर, ये सीएसएस 2020 का पेपर है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आता है हिस्ट्री का। ठीक है, अब सीएसएस 2020 के अंदर आया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें सीएसएस 2021 के अंदर, तो इसके अंदर जो है वो मुस्लिम सेपरेट आइडेंटिटी इन सब कॉन्टिनेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर हम सीएसएस 2022 की बात करें, तो इसके अंदर उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था प्री पार्टीशन का, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के दो क्वेश्चन पूछ लिए। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया और दूसरे रीजनल एंड नेशनलिस्टिक पार्टीज का पूछ लिया। तो हम हिस्ट्री पोर्शन को पहले कवर करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके अंदर मैं अपने पाकिस्तान अफेयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताता चलूं कि जो हिस्ट्री पोर्शन है उसके ऊपर मैंने लाइव लेक्चर नहीं दूंगा। उसके ऊपर जो प्री पार्टीशन के स्पेशली जो क्वेश्चन है सारे, जो कि सारा सिलेबस है, उसके ऊपर मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो कि नियरली 12 और 13 लेक्चर्स हैं, डिटेल लेक्चर्स, वो आपके साथ शेयर होंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, और अगर मैं आपको ये करवाने लग जाऊँ तो हमारे पास ना ही इतना टाइम है, और ना ही आपके पास इतना टाइम है कि हम प्री पार्टीशन को कवर करते जाएं और सारी आपकी एनर्जी में प्री पार्टीशन के टॉपिक से निकाल। ऐसा नहीं है, हम प्री पार्टीशन लाजमी करेंगे, किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें ये सारे आंसर्स आपको ऑटोमेटिकली वहां से मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम इसकी जो दूसरी डोमेन देखें आपके पाकिस्तान अफेयर्स की, उसमें पूछा जाता है जो पोस्ट पार्टीशन के क्वेश्चंस। पोस्ट पार्टीशन की हम चीजें करेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं। मैं आपको, आप पास्ट पेपर्स एनालिसिस कर सकते हैं, मैं आपको इसका सेक्टर वाइज डिवाइड करके बता देता हूँ पाकिस्तान अफेयर्स का, जिस जिस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं और आपने कौन सी चीजों को कवर करना। अगर हम देखें हिस्ट्री में से एक आपका क्वेश्चन आएगा जो कि लाजमी है और हमने उसको कवर कर। दूसरा आएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये है आफ्टर 1947। अब इसमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है लास्ट में। कभी वो फैक्शनल पॉलिटिक्स का पूछ लेगा, जैसे आजकल आपको काफी ज्यादा फैक्शंस नजर आ रही हैं, नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज नजर आ रही हैं, क्योंकि आपके पास कोalition गवर्नमेंट है। तो कोalition गवर्नमेंट इस वजह से है क्योंकि आपकी जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो डिवाइडेड हैं, वो प्रोविंशियल पार्टीज हैं, नेशनलिस्टिक पार्टी आपको वहां पे नहीं मिलती। तो ये एग्जामिनर का थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है इसके अंदर। या वो पूछ लेता है पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कल्चर के एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बताएं, या वो आपसे पूछ लेगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान के अंदर है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी है, उसकी क्या रीजन है। तो ये भी आपका सारा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री से देखना पड़ेगा। फिर 18th अमेंडमेंट के बारे में काफी पूछा जाता है, रोल ऑफ जुडिशरी पूछा जाता है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस के बारे में पूछा जाता है। ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है,
ये सारी चीजें आपकी कवर होंगी। उसके बाद आपके जो कंटेम्पररी इश्यूज के अंदर आ जाएंगे। अब कंटेम्पररी इश्यूज को हम डिवाइड करते हैं दो तरीके से। एक आ जाते हैं आपके लोकल या जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं। आप अगर डोमेस्टिक इश्यूज में देखें तो जो आपके प्रेवलेंट इश्यूज होते हैं, करंट अफेयर से भी ओवरलैप कर रहे होते हैं, उसमें आपके इश्यूज जैसे आजकल बलूचिस्तान क्राइसिस के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो लिखा गया है न्यूज़पेपर के अंदर। ठीक है। इसके बाद आपकी जो एनर्जी क्राइसिस है उसके ऊपर बात चल रही है। फिर उसके बाद आपकी जो क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान की जो डिवस्टेशन है क्लाइमेट चेंज की, उसके ऊपर काफी ज्यादा आपको लिखने में मिलता है। फिर अभी आप देखेंगे डिजिटल एंड हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में काफी चीजें चल रही हैं। तो ये आपके डोमेस्टिक टॉपिक्स होंगे जो हम कवर करेंगे, और ये टॉपिक्स आपके करंट अफेयर से भी ओवरलैप होंगे। तो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो टॉपिक हैं, ये ओवरलैपिंग होंगे, तो सेम चीजें दोनों को मिलेगी। करंट अफेयर्स वालों में या शेयर कर दी जाएंगी या पाक अफेयर वालों के साथ उनकी क्लास, ये सिर्फ ओवरलैपिंग। फिर उसके बाद अगर हम इसका इंटरनेशनली देखें आपके कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पाकिस्तान अफेयर्स के, तो कश्मीर इशू के बारे में पूछा जाता है, फलस्तीन इशू के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है ये। फिर पाकिस्तान के रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, ठीक है, और पाकिस्तान के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके अंदर पाकिस्तान पार्ट है। फॉर एग्जांपल एससीओ के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि इस साल पाकिस्तान ने एससीओ जी कॉन्फ्रेंस है वो होस्ट करनी है। इसके अलावा पूछा जा सकता है सीपैक का, क्योंकि सीपैक की रिवाइवल की बातें चल रही हैं, चाइना के साथ इसका लिंकेज पूछा जा सकता है। फिर राइज इन टेररिज्म एंड पाकिस्तान रिलेशन विद अफगानिस्तान के बारे में, पाकिस्तान ईरान रिलेशन के बारे में, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के बारे में। तो इसमें चार डायनामिक्स में आपका पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन कवर। डोमेस्टिक इश्यूज हम सारे कवर करेंगे, चाहे वो कोर्ट इश्यूज हैं या नहीं, लेकिन फिर भी हम इन सबको कवर करेंगे अपने पाकिस्तान अफेयर्स के सेशन। पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स काफी लेंथी है। इसमें आपको तकरीबन, अगर इसमें 14 से 15 लाइव लेक्चर्स हैं तो 14 से 15 आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगे। तो टोटल या 30 प्लस आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल होंगे पाकिस्तान अफेयर्स के, जो कि आपकी गूगल क्लासरूम के ऊपर आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। गूगल क्लासरूम का जो भी डिटेल्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स के साथ इस क्लास के बाद में शेयर करूंगा। अब गूगल क्लासरूम क्या है? दिस इज एन ऐप। इसको आप मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप लैपटॉप के ऊपर भी ओपन कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप के ऊपर। इसके अंदर पूरी चीजें ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ एक चीज। इसमें सारा आपका डाटा मटेरियल एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपके साथ शेयर किया जाएगा, जो कि एग्जाम्स तक आपके पास अवेलेबल रहेगा। इसमें से अगर आप यहाँ पे देखें क्लास पर, तो आपके जो सारे टॉपिक्स हैं, जितने भी आपको टॉपिक्स नजर आ रहे हैं, आपको इनकी एक्सेस दी जाएगी। इसके ऊपर आपको पीडीएफ भी शेयर की जाएंगी, और सारे जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स हैं, लाइव लेक्चर्स की भी, वो इसके अंदर आपको मिलेंगे। So this is what we have in Pakistan affairs. अच्छा, अब this is not only what we are going to cover in Pakistan affairs session, but we are also going to discuss कि how can you score good marks in your Pakistan affairs. अब अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स का स्कोरिंग ट्रेंड कंपेयर करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, तो पाकिस्तान अफेयर्स में कम मार्क्स आते हैं। इफ यू स्कोर 50 प्लस मार्क्स इन पाकिस्तान अफेयर्स, तो वो बहुत अच्छे मार्क्स कंसीडर किए गए हैं इन लास्ट 3 years। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरह 60 मार्क्स को टारगेट कर सकते हैं। देयर विल बी 2 फुल मॉक्स, ठीक है, 2 फुल मॉक्स आपके जो है कंडक्ट किए जाएंगे, और उनको मैं एवेलुएट करके आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट सेशन का मेरा फुल मॉक चेक हो गया, वो कल उनके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और उसके ऊपर हम पेपर प्रेजेंटेशन पे स्पेशल फोकस जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर होता है। पेपर प्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट? पेपर प्रेजेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर ने आपको बुलाना नहीं है कि भाई आओ मेरे सामने और मुझे बताओ आपने क्या लिखा है, अच्छा यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हो, ये हेडिंग में क्या लिखना चाह रहे हो, ये मैप के एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपका पेपर खुद बोलना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द पेपर शुड बेसिकली एक्सप्लेन टू द एग्जामिनर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर हमारी सेपरेट इसके ऊपर लेक्चर्स हैं, क्लासेस हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह आप पेपर को अपने बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हम
वर्कशॉप्स करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे कंपलसरी के, ताकि जो आपकी क्वेरीज हैं, जो रिकरेंट क्वेरीज हैं, आपके उसमें आंसर हो जाए। अच्छा, ये तो हो गया आपका पाकिस्तान अफेयर्स। अब हम आते हैं अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक के ऊपर। करंट अफेयर्स के साथ मैं आपकी चीजें शेयर करता हूँ। जो हमारा करंट अफेयर्स का हम कवर करेंगे टॉपिक्स, दे आर वेरी लाइक important topics. Wait a second. अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स का जो मेरा सिलेबस है वो आपके सामने नजर आए। अब करंट अफेयर मेरा एक इस वजह से भी मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे खुद शौक है चीजों को पढ़ने का, अपडेट रहने का। और जो भी आप स्लाइड्स देखेंगे मेरी, आप देखेंगे कि पता नहीं इसके अंदर कोई ऐसी चीज आप ढूंढने की कोशिश करेंगे जो रह गई हो, जो मैंने स्लाइड्स में कवर नहीं की, लेकिन आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। और आपको हम हर डायनामिक्स में से मैं करंट अफेयर्स की टॉपिक्स की चीजें कवर करूँ। अगर आप इसके क्वेश्चंस देखना शुरू करें तो ये जो दो ऊपर वाले टॉपिक्स हैं, रिसेंट हैपनिंग्स थी हमारी, बांग्लादेश के अंदर जो अपराइजिंग थी उसके क्या इम्पैक्ट्स थे वो हम देखेंगे। बलूचिस्तान के जो मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस हैं और जो स्टेट का पॉइंट ऑफ। अच्छा, वन थिंग यू नीड टू रिमेम्बर कि वट एवर आई विल एक्सप्लेन यू, दैट विल बी ऑल स्टेट सेंटर, ठीक है? बिकॉज आई एम अ सिविल सर्वेंट एंड यू आर एस्पायरिंग टू बी अ सिविल सर्वेंट ऑफ दिस स्टेट, then you should have the point of view of your state. तो हम स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को कवर करेंगे। फिर उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात है, द राइज ऑफ चाइना एंड हाउ चाइना इज बेसिकली थ्रेटनिंग यूएस इंटरनेशनल हेजेमनी। देन वी विल टॉक अबाउट के व्हाट इज न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। फिर मिडल ईस्ट के अंदर जो रीअलाइनमेंट चल रही हैं, यू हैव ऑलरेडी सीन के व्हाट इज हैपनिंग इन गजा एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट्स, कि किस तरह ये मिडल ईस्ट की स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, द रोल ऑफ अदर स्टेट्स, द रोल ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। फिर रशिया यूक्रेन वॉर, लास्ट ईयर भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाएगा, एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अपने स्टूडेंट्स को तो मैंने ये चीजें कवर करवाई थी, क्योंकि ये 2 साल से ज्यादा हो गया और ये पुराना टॉपिक चल रहा है। इसका क्वेश्चन 2021 में भी उसने पूछा, फिर उसने 2022 में पूछा, फिर 2024 में भी पूछ लिया। अब सेम टाइप का उसने क्वेश्चन जो है वो पूछा था। तो ये चीज हम दोबारा देखेंगे, जो मेरे रिटर्निंग स्टूडेंट्स हैं, जो अपडेट्स हैं उनके साथ शेयर की जाएंगी, ठीक है? फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में बातें चलेंगी। फिर द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उसके ऊपर हम देखेंगे। एंडो पैसिफिक, बहुत दफा हमने सुन लिया है चीजें मेरे स्टूडेंट्स ने, लेकिन वो दोबारा इसको सुनेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कि इसको किस तरह रेगुलेट किया जाए। अब लास्ट ईयर मैंने करवाया था, इसका करंट अफेयर्स पे तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसके ऊपर से ऐसे आ गया। तो दीज टॉपिक्स आर बेसिकली ये आपके डबल पर्पस कवर करेंगे करंट अफेयर्स। एक साइड पे आपको ऐसे का कंटेंट मिलेगा, जो कि कंटेंट के नाम पे काफी ज्यादा सेशंस आप स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं कि ऐसे का कंटेंट मिल जाए। इन करंट अफेयर्स वी विल नॉट ओनली कवर योर करंट अफेयर्स, बट आपको जो मटेरियल है आपके ऐसे के लिए वो भी आपके साथ इन्हीं लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी कवर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये सारे टॉपिक्स आपके सामने हैं, ये इंटरनेशनल टॉपिक्स थे। फिर अगर हम डोमेस्टिक टॉपिक्स की बात करें तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, डिजिटल हाइब्रिड वॉरफेयर, पाक यूएस रिलेशन, पाक अफगान रिलेशन, IMF and economic instability, national security dynamics, CPAC and other topics. तो ये जो चीजें हैं ये हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के सेशन में हम कवर करेंगे। अच्छा, देयर इज वन इम्पोर्टेंट थिंग जो कि करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स को या पाक अफेयर के स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, कि वंस यू इनरोल, व्हिच यू हैव ऑलरेडी इन माय सेशन, तो जो February 2025 तक जितने भी मेरे सेशंस आएंगे, आई हैव प्लान 2 more सेशंस, वन इन नवंबर एंड वन इन जनवरी। तो उनकी जो अपडेट्स हैं, अगर कोई टॉपिक न्यू ऐड हो जाता है या किसी टॉपिक के अंदर कोई न्यू डेवलपमेंट ऐड हो जाती है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। सो आपको दोबारा से एनरोलमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। यू हैव दिस गूगल क्लासरूम एक्सेस विथ यू,
आपके पास सारा जो अपडेटेड कंटेंट है वो शेयर हो जाएगा। जैसे मेरा अभी पिछला जो बैच था, इस बैच की जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं, न्यू अपडेट्स हैं, वो मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा, सो दे डोंट हैव टू टेक माय सेशन अगेन एंड अगेन। आपने एक दफा अगर मेरा एक साल में मतलब CSS 2025 के लिए सेशन ले लिया है, तो जो अपडेट्स हैं आपके पास अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है आप सबको? अच्छा, इसमें भी आपकी जो मॉक्स हैं वो 2 मॉक्स कंडक्ट किए जाएंगे। सिमिलर जो चीजें हैं गूगल क्लासरूम पे शेयर की जाएंगी, पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर बात होगी। तो ये हमारा जो है एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है हमारे जो सेशंस हैं जो हम इसमें करने जा रहे हैं। अब हम वापस चलते हैं और एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको कि हम किस तरह जो बाकी चीजें हैं 60 मार्क्स हैं वो आप ले सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आज ऐसे हैं जो कि मेरे स्टूडेंट्स नहीं होंगे, बट दे हैव टेकन दिस ओरिएंटेशन फॉर देयर, अगर उनको चीज इसमें पसंद आ जाए। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम इसमें 60 प्लस स्कोर कैसे ले सकते हैं करंट अफेयर्स में और पाकिस्तान। अगर आपने करंट अफेयर्स की बात करें और पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये दोनों एक ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं। इन दोनों के अंदर कोई एक सेपरेट मेथोडोलॉजी यूज नहीं होती, और इन दोनों के अंदर अगर आप देखें तो सेम काइंड ऑफ कंटेंट आप यूज कर सकते हैं। बट आई बेग टू डिफर इन सम। अभी मैंने आपको दोनों के पास्ट पेपर्स शेयर किए, करंट अफेयर्स के नहीं दिखाए, बट आप देख सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में जो मेन चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो होता है हिस्ट्री के पोर्शन। अच्छा, इट इज डेफिनेटली अप टू यू कि आपने इसमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बट अगर आप प्री पार्टीशन या पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो पाकिस्तान के अफेयर्स के पेपर में एक इम्प्रेशन आपका अच्छा जाता है एग्जामिनर को कि आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री का कुछ ना कुछ आइडिया है। तो आपने पाकिस्तान अफेयर्स में स्पेशली हिस्ट्री पोर्शन को इजी नहीं लेना, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। क्योंकि द स्टूडेंट्स हु हैव गुड ग्रिप ऑन हिस्ट्री कैन रिलेट हिस्टोरिकल थिंग्स टू द करंट डेवलपमेंट्स एंड कैन सिक्योर गुड मार्क्स पाकिस्तान। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो पाकिस्तान अफेयर्स में मैटर करती है वो है कोटेशंस और डिफरेंट टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप सर सैयद के ऊपर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको जो कोर्स है सर सैयद की वो याद होनी चाहिए। अगर आप कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो यू शुड गिव द रेफरेंस ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स जो कि कांग्रेस एट्रोसिटीज के ऊपर बनाई गई थी। ठीक है, आप हिस्टोरिकल लिंकेजेस क्रिएट करें पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज मैप। यू नीड टू ड्रॉ, डजंट मीन कि आप जो है वो जाके पाकिस्तान का मैप बना दें और उसमें आप एक्सपेक्ट करें कि आपका जो एग्जामिनर है आपको अच्छे मार्क्स दें। फॉर एग्जांपल, इफ यू मेक पाकिस्तान मैप लाइक दिस एंड यू जस्ट से कि हियर वी हैव लाइक सीन दिस इज बलूचिस्तान एंड दिस इज पंजाब एंड दिस इज KPK, अगर आप सिर्फ ये लिख दें पेपर के अंदर मैप के ऊपर, तो दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर है ही क्या, व्हाट इज द कंटेंट व्हिच यू हैव एडेड ऑन दिस मैप। आप अगर इसके ऊपर कंटेंट ऐड करें, आप इसको बताएं कि जी अगर हाइब्रिड वॉरफेयर की बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं कि जी टेररिज्म की, तो आप यहाँ से बताएं कि जी यहाँ पे आपके पास अफगानिस्तान है जहाँ से जो है वो तालिबान की इन्फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्रॉस लगाएं कि जी ये रिसेंट यहाँ पे जो है वो इंसिडेंट्स हुए हैं, टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर, कहाँ कहाँ रिसेंट टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे जो इंडिया है वो सपोर्ट करता है आपके जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, यहाँ से इंडिया सपोर्ट कर रहा है आपके जो कुलभूषण यादव की एग्जांपल दे सकते हैं, डिफरेंट पेन के अंदर उसको कलरिंग कर सकते हैं। यानी अपने मैप के ऊपर कुछ आप कंटेंट ऐड करें ताकि आपके उसमें से मार्क्स आ सके। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत मैटर करती है। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएट आपके पेपर को बनाती है, दैट इज योर इंट्रोडक्शन एंड हेडर्स। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो टू द पॉइंट क्वेश्चन स्पेसिफिक होना चाहिए, ना कि उसके अंदर आप डेफिनेशंस करते रहें और इधर उधर की चीजें करें। पाकिस्तान अफेयर्स में थोड़ा सा हिस्ट्री से स्टार्ट ले लें उस टॉपिक का। करंट अफेयर्स में आप टू द पॉइंट रेलिवेंट जो पास्ट एक फैक्ट है या एक कोई रीसेंट आर्गुमेंट है उसके ऊपर से स्टार्ट।
ठीक है। करंट अफेयर्स में जो मैटर करती है चीज वो है आपका कंटेंट, टू द पॉइंट एंड अपडेटेड कंटेंट बहुत जरूरी है आपके करंट अफेयर्स में अच्छे मार्क्स के लिए, और ये चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। मैप्स रिप्रेजेंटेशन मेरी स्लाइड्स के अंदर मैप से भरी होती हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह का मैप। टेबल्स बनाएं, बुलेट्स पॉइंट्स ऐड करें। पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर नियरली 80% आप पैराग्राफिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स में नियरली 60% आप पैराग्राफ करें और 40% आप इसके अंदर बुलेट्स ऐड करें। आप इसके अंदर बाकी मैप्स ऐड करें, टेबल्स ऐड करें, ताकि ये करंट जो पर्सपेक्टिव के ऊपर पेपर आपका नजर। तो ये चीजें अगर आप अपने पेपर के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आई एम श्योर कि यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, ठीक है। अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आते हैं, हम डिस्कस करते हैं अपने सारे सुनने वालों के लिए कि CSS 2025 which is in February 2025 and you have how many months remaining only, अगर आप इसको कैलकुलेट करें hardly you have maximum 4 months which are remaining। अब इन 4 महीने की आपकी जर्नी क्या हो सकती है, कौन सी चीजों को आपने प्रायोरिटाइज करना है और किन चीजों को आपने जो है वो एक क्विकली उसको कवर अप करना है। अगर हम सबसे पहले बात करें, क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि जो 4 महीने आपके पास रह गए हैं और हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड करके आए हैं। अगर बिल्कुल ही कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पे है तो उसके लिए 4 महीने का कोई रोड मैप नहीं हो सकता। अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा है तो वो उन चीजों को फॉलो करे जो मैं बता रहा हूँ। अगर उसका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है तो आई सजेस्ट कि आप रिव्यू करें, रिकंसीडर करें अपने डिसीजन को कि आप 2025 में अपीयर होंगे या नहीं। अब अगर आपके पास 4 मंथ्स रिमेनिंग है एंड व्हाट थिंग्स यू नीड टू हैव, आप जो बैकग्राउंड है वो क्या होना चाहिए इन 4 महीने। आपका जो इंग्लिश के ऊपर जो आपका बेसिक्स है वो कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब बेसिक्स से क्या मुराद है, व्हाट डज इट मीन। बेसिक्स में मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपका जो ग्रामर है वो आपने कवर कर ली, ठीक है, और आपकी जो वोकैब है वो एटलीस्ट आपको 200 to 300 कुछ वोकैब के वर्ड्स आपको याद होते हैं। इसके अलावा आपकी जो इंग्लिश में एक और चीज है वो है प्रेसी, आपको प्रेसी करना आती है। हम ये नहीं बात करें कि आप इसके अंदर एक प्रोफेशनल तरीके से आपको आती हो या आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएं, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो कि व्हाट आर द बेसिक्स टू कवर दीज थिंग्स। अगर आपने 4 महीने बाद एग्जाम्स में अपीयर होना है तो यू शुड हैव बेसिक ग्रिप ऑन दीज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो पाकिस्तान अफेयर जो करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स उन्होंने एटलीस्ट 40% अपना कोर्स जो है या एटलीस्ट 30 to 40% कोर्स अपना कवर किया। इसके अंदर आई एक्सपेक्ट कि आपके जो ऑप्शनल्स हैं उसमें से आपके 2 ऑप्शनल्स कवर हुए हैं, और अगर आप कंपलसरी की बात कर रहे हैं तो कंपलसरी में आपके पास 2 कंपलसरी कवर हुए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शनल्स की बात करते हैं, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है या पॉलिटिकल साइंस आपने कवर कर लिया है, या आपकी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री सब्जेक्ट कवर कर लिया है, क्रिमिनोलॉजी कवर कर लिया है, फिलोसफी कवर कर ली है या साइकोलॉजी कवर कर ली है, तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स आपके कवर हो गए, आपने नोट्स बना लिए, और कंपलसरी में भी 2 सब्जेक्ट्स। एक तो कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपने कुछ भी नहीं कवर किया, उनके लिए भी बताता हूँ, अभी उनके लिए भी रोड मैप एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो स्टूडेंट्स जिनके एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं, अब वो आगे चलना चाह रहे हैं, तो वो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स तो मेरे पे रिलाय करेंगे, मैं आपको 1 मंथ के अंदर ही कंप्लीट करवा दूँ। 6 सब्जेक्ट्स हो गए। अब बाकी जो आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी 4 महीने में चीजों को पूरा करने जा रहे हैं, 6 सब्जेक्ट्स को कवर करने हैं, तो आपने इन 6 सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट लाइक मैक्सिमम आपने 2.5 मंथ्स के अंदर कवर करना है, या आपने दिसंबर तक इन 6 सब्जेक्ट्स को आपने कवर कर लेना। अब आपने इन 6 सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करना, कई स्टूडेंट्स होते हैं बहुत अच्छा मैप बनाते हैं, अपनी शेड्यूल बनाते हैं लेकिन उसको वो फॉलो नहीं कर पाते। तो आपने
इन 6 सब्जेक्ट्स के लिए या जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास रह गए हैं, आपने उनका एक शेड्यूल बनाना है और आपने वीकली टारगेट सेट कि जी आपको तो बेसिकली पता होगा कि अगर आपके जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उसका कोर्स क्या है, कहाँ से आपने वो कवर करनी है, उसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपने प्रायोरिटाइज करनी है, पास्ट पेपर एनालिसिस आपने उसका करना है। और फिर आपने सब इसका शेड्यूल बनाना है कि आपने दिसंबर तक इन 6 सब्जेक्ट्स को जो भी आपके रिमेनिंग है आपने वो कवर कर ले। ठीक है, आप वीकली टारगेट सेट करें, अपने आप को देखें कि जो आपने टारगेट सेट किया है क्या वो आपसे अचीव हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। डेली ऐसी कौन सी चीजें हैं जहाँ पे आप टाइम वेस्ट करते हैं, अपना टाइम मैयर करें। सोशल मीडिया पे कितने कितने मिनट्स आप वहां पे जाया करते हैं, आपको जरूरत नहीं है सोशल मीडिया की। या कितना टाइम आप अपने फ्रेंड से गॉसिप में जाया करते हैं, उसको रिमूव करें, उसको खत्म करें और फोकस करें अपने रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को कवर करने। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स को कवर करने की? अब मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और ऐसे सब स्टूडेंट्स इनके अदर देन करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो मैं ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप एफपीएससी का सिलेबस निकालें और उसके रिकमेंडेड बुक्स निकालें और सबको पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपसे एक सब्जेक्ट भी नहीं खत्म होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्रिमिनोलॉजी रहता है, ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपका क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट रहता है तो आई कैन लाइक बेट कि आप इसको 7 डेज के अंदर कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके 4 मेन पोर्शन हैं। 7 डेज में कैसे कवर कर सकते हैं कि अगर आप डेली इसमें 4 to 5 आवर्स स्पेंड करें, ठीक है, तो फिर 7 दिन के अंदर ये पूरा हो सकता है। आप इसके 4 पोर्शन होते हैं, किसी स्टूडेंट के रेडीमेड नोट्स ले लें, किसी टीचर के रेडीमेड नोट्स परचेज कर लें। मार्केट के अंदर कोई ऐसी अच्छी बुक इसकी रिकमेंड नहीं करूंगा मैंने अपनी इसके ऊपर स्लाइड्स बनाई हुई हैं, वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा। आप इन की थ्योरीज को एक तकरीबन थ्योरीज को कवर करने के लिए आपको 3 दिन चाहिए। 3 दिन में थ्योरीज कवर करें, जो सेक्शन 2 है, जो उसका पार्ट 2 है, वो आपका एक दिन में कवर हो जाएगा। इसी तरह एक एक दिन में एक एक इसका पोर्शन कवर हो जाएगा। 7 डेज के अंदर आपकी क्रिमिनोलॉजी कवर हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की कोई टारगेट्स बनाए। मैं तो आपको एक रैंडम चीज बता रहा हूँ कि भाई क्रिमिनोलॉजी है, अब मुझे नहीं पता कि फिलोसफी कितने दिन में कवर हो सकती है या आप किस तरह साइकोलॉजी को कवर कर सकते हैं। बट यू हैव टू मेक अ शेड्यूल कि आपने किसी भी सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है। व्हाट थिंग्स यू नीड टू हैव द रेडीमेड नोट्स फॉर दैट सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और नोट्स को रीड करें, पास्ट पेपर्स को कंपेयर करें कि क्या पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो नोट से कवर हो रहे हैं, उनको देखें। फिर अपने शॉर्ट नोट्स, दैट इज अ मस्ट। आपने अपने शॉर्ट नोट्स लाजमी बनाने, क्योंकि जब एग्जाम में जाते हैं तो आपको पिछली चीजें सारी भूल जाती हैं, आपके जो शॉर्ट नोट्स होंगे वही आपको याद। तो ये आपकी जो ऑप्शनल या बाकी जो कंपलसरी रह गए हैं उनको कवर करने की मेन चीज है। यानी आपने 2.5 मंथ्स मैक्सिमम दिसंबर तक अपने सारे ऑप्शनल्स या कंपलसरी जो रह गए हैं वो कवर करने हैं। जनवरी के जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं उसमें आप मॉक्स दें, और उसके बाद जो लास्ट मंथ रह जाए 15 जनवरी से ऑनवर्ड, आप उसमें डेली ऐसे की राइटिंग प्रैक्टिस करें, आउटलाइंस बनाएं, इंट्रोडक्शंस बनाएं और किसी से अवेलुएट करें। अगर आप इस, क्योंकि मैंने भी यही चीज फॉलो की थी और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हर अटेम्प्ट क्लियर है, तो आप इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली इस CSS 2025 को पास कर सकते हैं, उसमें अपनी एजुकेशन भी यकीनी बना सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई हैव एक्चुअली कवर्ड इन टुडेज क्लास। आई नो कि काफी चीजें हैं जो कि बताई जा सकती थी, एक्सप्लेन की जा सकती थी, बट वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम। बट आई हैव लाइक जो पूरे सेशंस आ रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को मैं शेयर करता रहूंगा। अदर देन द नॉर्मल कोर्स की जो चीज़ें हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम शेयर की जाएंगी, ताकि आपकी जो ये CSS श्रेणी है मैं इसको थोड़ा सा फैसिलिटेट कर सकूं और आपके लिए कुछ एक इजी इसके अंदर इजीनेस क्रिएट कर सकूं। If someone wants to still wants to register for these 2 courses, तो आप इन नंबर पे, इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरे एडमिन से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर लेने की कोशिश करूंगा।
और जिनके क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हैंड रेज कर लें ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को एंटरटेन करूं। अच्छा, इसमें जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स, कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। करंट अफेयर्स की 7 PM पे क्लास हुआ करेगी। पाकिस्तान अफेयर्स की 8:45 पे मैं कोशिश करूंगा उसकी क्लास स्टार्ट करूं। और जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ, जैसे मैंने आज क्लास ली, मैं क्लास के दौरान आपके क्वेश्चंस चैट में देखता रहता हूँ, लेकिन इन बिटवीन समटाइम्स मैं अलाउ करता हूँ आप क्वेश्चंस करें। मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूँ इंटरेक्टिव बनाने के लिए। और एट द एंड ऑफ द क्लास किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है जो रह गया है या वो चाहता है कि उसको कोई चीज समझ नहीं आई, दोबारा समझाई जाए, तो मैं आपके वो क्वेश्चंस एंटरटेन कर। सो दिस इज माय मेथडोलॉजी। और दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। जिसके क्वेश्चन आंसर हैं वो ले लें, हैंड रेज कर लें, या जिसने क्वेश्चन आंसर सुने हैं वो इस क्लास के अंदर स्टे कर सकते हैं, और जो लीव करना चाहे वो लीव कर सकता है। आज हमारे पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास नहीं है, सिर्फ आज हमारी ओरिएंटेशन थी। कल से हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो रही हैं। सो आई होप आज की क्लास में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा स्टूडेंट्स को। जी, जिनके क्वेश्चंस हैं वो काइंडली रेज हैंड, मैं आपके आंसर करना चाहूँ। जी तंजीला, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं जो हूँ अभी अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हूँ सर जून में। तो मुझे इस तरह कोई आइडिया नहीं है कि नोट्स मेकिंग कैसे करते हैं। ऑल्दो मुझे करंट अफेयर्स का थोड़ा फेयरली आइडिया है कि उसमें क्या क्या होता है सर। तो मैं सॉफ्ट नोट्स बनाना चाहती हूँ, तो सॉफ्ट नोट्स मैं कैसे बनाऊँ सर? अच्छा, शॉर्ट और नोट्स। दूसरा क्वेश्चन सर, पब्लिक एड पे भी थोड़ी सी गाइडेंस दे दें। अच्छा, मेरा पब्लिक एड का एक्सपीरियंस नहीं है। शॉर्ट नोट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट नोट्स होते हैं जो कि आप बनाते हैं अपने अपने जो वाइट पेपर पे बनाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि चीज़ों को आप समराइज करें। फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं आपके साथ कुछ शॉर्ट नोट्स शेयर करूं जो कि मेरे पास होंगे, मैं आपको एक उसकी एग्जांपल शेयर कर देता हूं। जस्ट अ सेकंड। मेरे पास अपने मेरे नोट्स हैं, मैं अपने नोट्स शेयर करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे पास बने होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये देख लें, इंडो पाक के नोट्स जो बनाए थे, आपके सामने यहाँ पे शेयर हो रही होंगी। कैन यू सी द स्क्रीन? अच्छा, अब अगर आप ये देखें सारे स्टूडेंट्स, तो आपको नजर आएगा कि हमने डिफरेंट पीरियड्स को इस तरह समराइज करने की कोशिश की। अब इसके में जो इम्पोर्टेंट उनके डेवलपमेंट्स हैं वो भी मैंने ऐड की हैं। ठीक है, ये तो मैंने एमसीक्यूज के लिए बनाई थी, लेकिन इस तरह आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, बुलेट नोट्स 1 पेज पे, उसको समराइज करें, और उसके बाद आप अपनी चीजों को तैयार करने की कोशिश करें। ठीक है जी। जी फराज, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Assalamualaikum, sir. Sir, I have a question regarding my attempt. Sir, I have recently given CSS 2024 attempt in February. Sir, अभी मैंने ये फील किया कि थोड़ा सा ना वो फोकस नहीं रहा जिस तरह पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में फोकस होता था। तो आई डोंट नो, शायद पोस्ट CSS एग्जाम ट्रॉमा फेस हो रहा है। और अच्छा, ये अभी नेचुरली होता है ऐसे ही, हमेशा मेरे साथ भी ऐसे ही था। अब उसमें ऑप्शन ये होता है आपके साथ कि आपको नहीं समझ आ रही होती कि आपने क्या करना होता है। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल आपकी अगर अटेम्प्ट बहुत अच्छी गई है तो आप स्टिल अनसर्टेन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी का आपको समझ नहीं आ रही होती। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरी सिंपल एडवाइस यही है कि आप बेसिकली देखें कि आपके कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको लगता है एग्जाम्स आपने दिए हैं वीक रह गए हैं, उनको आप बेसिकली रैप अप करें, उसमें से अच्छा लिटरेचर उसके ऊपर रीड करने की कोशिश करें, अपने नोट्स को इम्प्रूव करें।
ताकि आपकी जो चीजें हैं उसके अंदर बेहतर हो सकें। ऑल्थो आपकी वो एफिशिएंसी नहीं होगी जिस तरह आपके अटेम्प्ट में होती है, पहली अटेम्प्ट में होती है, लेकिन आप ये देखें कि आपका सिलेबस सारा कवर है, आपने सिर्फ चीजों को ऐड करना है। तो आप में भी इतना ना रीड कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें अपने टारगेट्स बना के उनको अचीव करने की कोशिश करें। इससे जो आपकी जो स्लैकनेस है वो खत्म होगी। ठीक है फराज जी, साथ क्या क्वेश्चन है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा थोड़ा सा इस हवाले से मुझे बस ये पता करना था कि ना अभी मेरे ऑप्शनल्स ना लाइक मेजोरिटी कवर हैं। जो छः के ठीक है। छः ऑप्शनल्स कवर हैं उनके मैंने लॉन्ग नोट्स बना लिए हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे है। ठीक है, और पाक अफेयर और इस्लामियात भी मेरी एटलीस्ट ओके है। लेकिन उस अभी से जो थोड़ा सा मसला ये आ रहा है कि ना लाइक मुझे बेसिक नॉलेज वगैरह तो सब है, लेकिन वो फुल अगर मैं कहूँ ना कि वो फुल डाटा रिटेन नहीं हो पा रहा। या भी मैं ये सोच रहा हूँ कि जो अभी टाइम है उसे अभी इनको क्रैम करने में लगाऊं, या फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स भी कवर कर लूँ और इनको नवंबर तक रख लूँ ताकि एक ही दफ़ा सारे मेमोराइज करके फिर दोबारा से रिटर्न प्रैक्टिस की जाए। तो इस हवाले से क्या करें? एक दफा से दोबारा गो थ्रू करें सबका, और कोशिश करें कि एक मॉक एग्जाम दे दें आप नवंबर में, और फिर उसके ठीक है। बाद अपनी दोबारा चीजों को देखें। ठीक है। ठीक है सर। और अभी जिस तरह मेरा करंट अफेयर का बिल्कुल लाइक जीरो नो हुआ मुझे, क्योंकि बाकी मैंने ऑप्शनल्स वगैरह तो सारे कर लिए, वो तो कन्वेंशनल ही है सारे, उसमें तो करंट डायनेमिक्स का इतना ताल्लुक नहीं है। ठीक है। तो फिर ये सेशन लेके फिर उससे कवर हो जाएगा ना? जी इंशाल्लाह, जो मेरे करंट अफेयर्स के इंशाल्लाह। और पाकिस्तान अफेयर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पूरा जो भी चीजें जरूरत है अपने एग्जाम के लिए वो कवर हो जाएंगी। डन है सर, थैंक यू सो मच सर। जज़ाकल्लाह। जी। मिनाहिल, क्या क्वेश्चन है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मतलब मेरा न्यूज़पेपर का था कि वो पढ़ना चाहिए, मैं रोज नहीं पढ़ पाती। मतलब बड़ा गैप आ जाता है या मैं किसी और काम में लग जाती हूँ। न्यूज़पेपर मैं रोज नहीं पढ़ पाती। और मैगजीन का मैंने पूछना था कि मतलब इकोनॉमिस्ट आपने ग्रुप में सेंड की थी, हम वो पढ़ेंगे ये जी। वर्ड टाइम और एक और आई हुई है प्रेस रिव्यू ना। जी। तो अच्छा, अगर प्रेस आप, रिव्यू भी अच्छा है। ओके, मैंने इसी का पूछना था कि वो मेरी फ्रेंड ने पढ़ा था तो उसने कहा था कि काफी अच्छा है। तो हमें मैगजीन पढ़ने चाहिए या न्यूज़पेपर डेली पढ़ लें, या मतलब न्यूज़पेपर अगर हम ना पढ़े और हम मैगजीन ही पढ़ लें तो इनफ होता है? तो मैगजीन पढ़ लें, वो भी इनफ है। न्यूज़पेपर अगर आपसे नहीं पढ़ा जाता तो अभी ना पढ़ें, लेकिन अभी तो वैसे भी हमारे पास टाइम कम रह गया। लेकिन अब मैगजीन्स को पढ़ लें ताकि अपने आप को अपडेट रख सकें। अगर ओके आपसे सर। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा तो आप मैगजीन्स एटलीस्ट पढ़ें। मतलब सर ऐसे कर लें कि मैगजीन पढ़ें, न्यूज़पेपर में सिर्फ एक पेज पढ़ें जो एडिटोरियल और ओपिनियन वाला है बस। बिल्कुल। या इसके अलावा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हो सिचुएशनल वाली, भी अच्छी चीजें होती हैं उसके अंदर। ओके सर। जी। डॉक्टर फिजा, आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर। जी, आई कैन हियर यू। जी सर, मैंने आपसे पूछना था कि मुझे अपनी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए 3 to 4 months हुए हैं, लेकिन बेसिकली मेरा जो फोकस था वो इंग्लिश पर और ऐसे पर था। ठीक तो है। लेकिन ये है कि साथ के साथ मैंने पाक अफेयर और करंट अफेयर को पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन मेरा एक रिदम नहीं बन पा रहा है। मतलब जब मैं पढ़ती हूँ मुझे ऐसा लगता है शायद जो मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ ये इसका पार्ट नहीं है, या मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, या मैं वेटेज नहीं डाल पा रही हूँ उस चीज़ के अंदर। तो बेसिकली सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने स्टार्ट तो किया हुआ है, लेकिन एक तरह से मैं इस चीज़ को अपने लिए बिल्कुल बिगनर ही समझूंगी कि मैं न्यू से ही मतलब एक नई जर्नी ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं, कि मैं पढ़ तो रही थी चीज़ों को। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या मतलब अगर मैंने चीज़ें पहले से कुछ पढ़ी हैं और कुछ नहीं पढ़ी तो क्या ये सेशन मैं ले सकती हूँ, या आपका कोई और सेशन है जो बिगनर्स के लिए स्टार्ट होगा? अच्छा, ये चीज मैं बताता चलूँ सारे स्टूडेंट्स को कि मेरा जो सेशन है वो बिगिनर्स के लिए भी उतना ही फायदेमंद है जितना स्टूडेंट्स ने चीजें पढ़ी होती हैं। क्योंकि मैं हर चीज को एक बिगिनर लेवल से लेके चलता हूँ, और जो भी आपकी उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस टॉपिक की वो हम कवर करते हैं। इट्स अप टू यू। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल हर स्टूडेंट को कि आप लाजमी मेरा सेशन है, बट इफ यू थिंक कि आपको मेरे सेशन से कुछ चीजें आपको मिल सकती हैं, आपको डेमो लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं, ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, आप उन लेक्चर्स को देख लें। अगर वो आपको समझ आती हैं और आपको लगता है कि आपके लिए कुछ फायदा मंद हो सकती हैं चीजें, तो आप ये सेशन ले लें।
अदरवाइज ये हर एक के अंदर इस तरह की एम्बिग्विटी रहती है। इनफैक्ट मेरे में भी है कि कई चीजें मैं ऐसी रीड करता हूँ किसी भी टॉपिक की, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने एनर्जी क्राइसिस का टॉपिक एक्सप्लेन करना है, अब मैंने उसको 4 दफा एक्सप्लेन किया हुआ है, हर दफा मुझे उसके ऊपर नई चीज मैं पढ़ता हूँ और मुझे कोई ना कोई नई चीज मिल जाती है। तो आपका जो लिटरेचर है वो कभी खत्म नहीं होता। आपने अपने आप को एक पॉइंट ऐसा आता है, आपने अपने आप को ये एक्नॉलेज करवाना होता है कि भाई जितना आपने पढ़ लिया दैट इज इनफ, अब आपने उसको रिटेन करना है, उसको याद रखना है और पेपर के अंदर रिप्रोड्यूस करना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है एस्पायरेंट्स के लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि डाटा मैक्सिमम आपको प्रोवाइड किया जा सके, उसको एक्सप्लेन किया जा सके, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो भी रहती हैं, आप उसको मिस आउट कर देते हैं, और दैट इज कम्प्लीटली फाइन। आप कोशिश करें कि टॉपिक आपका एक 20 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो रहा है उसमें से, तो दैट इज फाइन। उसके अलावा चीजें करना अभी टाइम नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, किसी ने अगर लेक्चर्स लेने हैं मेरे, तो यूट्यूब पे भी देख सकता है, उसमें कुछ फ्री लेक्चर्स मेरे अवेलेबल होते हैं। अच्छा जी, और अब किसका क्वेश्चन है जी? अनीस, आप क्वेश्चन करें। Hello, sir. Sir, जी I would वालेकुम like सलाम। to ask a question regarding current affair and Pakistan affair. सर जी ये जब हम करेंगे कवर तो इसके शॉर्ट नोट्स हम बनाएंगे कि नहीं? जो स्लाइड्स हमें मिलेंगे वो बस काफी है? और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो स्लाइड्स और आपने बनाई है तो ये इनफ है एग्जाम के लिए? प्लीज। जी अनीस, आई थिंक दिस इज योर नेम। मैंने यही अभी एक्सप्लेन किया है, पहले भी क्वेश्चन जो था एस्पायरेंट का, जो मेरी चीजें होंगी, शॉर्ट नोट्स होंगे, या जो इसके अंदर आपको स्लाइड्स मिलेंगी, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा है जो मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज मिल जाती है दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कोई ऐसी चीज उसके अंदर से मिलेगी। तो अगर आप वही चीज कर लें तो आप लोगों के लिए काफी है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी है। ठीक है जी। उसामा मीर। हेलो जी सर, मैं पास्ट 5 मंथ से तैयारी कर रहा हूँ और मेरे 11 ऑलराइट। सब्जेक्ट्स मोस्टली कवर्ड हैं। सिर्फ करंट ठीक है। अफेयर्स ही रहता है मेरा। बाकी ठीक है। पास्ट पेपर्स मैंने स्टार्ट किए हैं, इस्लामियत कवर कर लिया, पाकिस्तान अफेयर्स आज से करूँगा। सर ठीक है। ऑप्शनल्स में ये है कि सर जिस भी टीचर से पूछते हैं तो वो तो यही बोलता है कि आप मेरा सब्जेक्ट ले लें, कोर्स ले लें। तो आपसे ही मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप ऑप्शनल हिस्ट्री सेक्शन में से तो नहीं पढ़ाएंगे, तो आप न्यूट्रल एडवाइस देंगे। सर हिस्ट्री, मैंने यूएस हिस्ट्री मैंने किया था, उसके मैंने कवर भी कर लिया है, पर बहुत सर रिस्की लग रहा है यूएस हिस्ट्री लेने में, क्योंकि जो स्कोरिंग ट्रेंड है वो अचानक से चेंज हुआ है। और अभी जो मेरे पास ऑप्शंस हैं वो यूरोपियन, इस्लामिक और यूएस हिस्ट्री हैं। और मेरा जो ऑप्शनल है वो आईआर है। तो बैकग्राउंड में आपको बता दूं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे स्कोरिंग ट्रेंड के हिसाब से, इस्लामिक, यूरोपियन या फिर यूएस, स्कोरिंग ट्रेंड के हिसाब से? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी भी ओपिनियन कहीं ना कहीं बायस्ड होगी। आपको आवाज आ रही है? सॉरी जी जी। फॉर द डिस्ट्रप्शन। मेरी ओपिनियन बायस्ड इस वजह से होगी क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस को मद्देनजर रख के बताऊंगा ना, न्यूट्रल नहीं हो सकती क्योंकि मैं कोई हरफन मौला नहीं हूँ। और दूसरी चीज, अगर आप करंट अफेयर्स में पाक अफेयर्स से भी पूछते तो उसके अंदर से कंटेंट कवर होना चाहिए। अच्छा, अब आप आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि यूएस हिस्ट्री। मैंने दोनों अटेम्प्ट में यूएस हिस्ट्री रखी। पहली अटेम्प्ट 2018 में आपको पता होगा कि बहुत टारगेटेड हुई थी ये, वो काफी स्टूडेंट्स फेल थे। तब मेरे इसके अंदर 45 मार्क्स थे। मैं बड़े अच्छे मार्क्स समझता हूँ एट दैट टाइम। उसके बाद 2020 में मेरे इसके अंदर दोबारा 45 नंबर थे, या शायद कम हो गए थे, और तब भी बहुत अच्छा पेपर हुआ था मेरा। तो मेरे लिए तो यूएस हिस्ट्री एक दफा तो अच्छी साबित हुई, दूसरी दफा अच्छी साबित नहीं हुई। पेपर मेरे दोनों दफा अच्छे हुए थे। लेकिन अगर मैं अपने फ्रेंड का देखूं जिसकी इंडो पाक थी, या इवन यूरोपियन हिस्ट्री थी, ब्रिटिश हिस्ट्री थी, दे सिक्योर्ड 70+ मार्क्स। तो नेचुरली मैं इसमें यही कहूंगा कि आप यूएस हिस्ट्री इस वक्त ना रखें, क्योंकि वो अच्छा सब्जेक्ट, अच्छे मार्क्स नहीं दे रही। तो दैट वुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर एन एस्पायरेंट कि वो एग्जाम का पास पेपर में नंबर्स का ट्रेंड देखते हुए
खुद ही एक ऐसा गलत ऑप्शन लेने जा रहा है जिसमें उसको पता है कि भाई नंबर सिर्फ लक पे बेस कर रहे हैं, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है। ओके सर, थैंक अच्छा, यू। ओके जी, एहसन आप। Assalamu alaikum, sir. Am I audible? Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी। एहसन। Sir, I have few questions. Like you mentioned, we should add the maps and contents and tables and bullet points and stuff like that, like events. Actually, the thing is कि yeah, I can remember the event कि आपको वो सरसरी तौर पर event याद हो जाता है, but you don't remember the specifics of the events and you don't remember the exact, मतलब not even exactly, मतलब map के जो border lines and the names and you can't mark it. So लाइक कोई स्पेसिफिक चीजें याद करने के लिए, लाइक डेट्स हो गई या ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हो गए, और जैसे आपने मैप का मेंशन किया, तो उसको कैसे किया जाए? अच्छा, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। इसमें हमेशा हर चीज याद नहीं होती, लेकिन इट इज अ प्रैक्टिस। आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल गजा कॉन्फ्लिक्ट है, आपको मिडिल ईस्ट के ऊपर ये तो याद होना चाहिए ना कि हर मुल्क के अंदर ईरान की प्रॉक्सी कौन सी है, ठीक है, और इसराइल का किस कंट्री के साथ उसने अब्राहम अकॉर्ड किए हैं या उसने रिलेशन नॉर्मलाइज कर दिए हैं। तो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंट उसके अंदर ग्रेडियंट्स ऐड कर सकते हैं, तो इससे एक उसके अंदर कंटेंट ऐड किया जा सकता है। ये 7 अक्टूबर वाली डेट तो सबको याद होगी, लेकिन किसी को नहीं, ये नहीं याद होगी कि ईरान ने कब अटैक किया था इसराइल के ऊपर। ठीक है, तो ये डेट्स नेचुरली आपको याद नहीं हो सकती, मुझे भी नहीं याद होती थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतना फैक्ट 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 करते रहें, बट देयर शुड बी समथिंग विच वी कॉल एज फैक्चुअल आर्गुमेंट। कि फैक्चुअल आर्गुमेंट क्या है कि पाकिस्तान, अगर हम यूएस रिलेशंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी इस वक्त रिलेशंस अच्छे नहीं है, ठीक है, तो आप उसमें कुछ बताएं ना, कुछ ऐसी चीजें कि क्यों अच्छे नहीं है। आप बताएं कि पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन के बारे में बात चल रही थी, तो यूएस ने कहा कि भाई आप अगर इसमें आगे परस्यू करेंगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। तो दैट इज अ फैक्चुअल आर्गुमेंट। इसमें ये नहीं आपने लिखना कि एग्जैक्टली किसने कहा, कब कहा और किधर कहा। तो ये चीज मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आपका आर्गुमेंट क्या है। तो इन चीजों के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें आपका जो कंटेंट है इसमें आती हैं। मैप की भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी। ठीक है। Sir, but what about if we are specific to, like you mentioned कि कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स तो exactly same होने चाहिए, and if we talk कोर्ट्स about किसकी बात की? पाकिस्तान Islamiyat, अफेयर्स की बात की, हाँ। yeah. And also if we talk about Islamiyat में you have to remember like exact ayats and hadith and जो scholars के quotations वगैरह होते हैं, so तो yeah. डेफिनेटली भाई ये तो करने हैं ना याद। एग्जाम इसी को तो कहते हैं कंपटीशन। अगर ये चीजें निकल जाएंगी तो इसको कंपटीशन कौन कहेगा? ये चीजें Okay, so, मैटर so करती हैं डेफिनेटली। you suggest this is all just because of remembering. रिमेम्बरिंग करें, कुछ स्मार्ट वेज कर लें। मैंने उसकी निमोनिक्स बनाई हुई थी, इस्लामियात मुझे नहीं याद रहती थी, मुझे पंजाबी नहीं याद रहती, मैंने पंजाबी के शेर के निमोनिक्स बनाए हुए थे। लाइक इमेजिन दिस थिंग कि मैं एक निमोनिक से एक चीज याद रख रहा हूँ। सो देयर आर मल्टीपल वेज। अगर आपके पास विल है तो आप उसको कर सकते हैं। बस आपने ये नहीं कहना अपने माइंड को कि नहीं याद होता तो मैं नहीं करूंगा। आपने वेज फाइंड करने हैं कि किस तरह आप उसको याद करें। Sir, one last question. Apologies, like if I'm bothering. Sir, the last question, like you mentioned the scoring train. What happens? What I have listened from many other people के hit जब होता है, जब बहुत ज़्यादा उसके अंदर है ना enroll हो जाते हैं students, right? So we don't know कि in the CS 2025, for example, philosophy में कितने enroll होंगे या फिर किस में क्या होंगे, तो वो तो आप एक नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को आप कैसे मतलब टैकल करेंगे? बस इसमें आपका जो है ना प्रिपरेशन इस तरह होनी चाहिए कि अगर आपका सब्जेक्ट टारगेट भी होता है ना तो आप उसमें 33 ले लें। ठीक है। Got it, sir. दैट Thank इज you. Thank you very much. अच्छा जी, अभी मैं जिनके हैंड रेज हैं मैं उनके क्वेश्चन लेता हूँ। जी, इसमें कोमल, क्या क्वेश्चन आपका? कोमल सुमरो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस है। एक तो मेरे पास जॉब है तो 9 to 5 ठीक है। काम करना। दूसरा, मैंने 1 साल पहले इस्लामाबाद नोवा से लिया था। अब उसके बाद 1 साल मैंने तैयारी की, मैंने किसी से गाइडेंस नहीं ली, मैंने खुद ही जितना मुझे अपना समझ में आया वो मैंने किया।
अब जब मैं एवेल्युएशन करवा रही हूँ तो कोई भी टीचर मुझे कह रहा है कि तुमने पढ़ा क्या है, मतलब उसमें बहुत सारी गलतियां। तो अब मुझे खुद में ही एक सेल्फ डाउट होने लगा है कि शायद मेरे बेस बहुत गलत थे, और अब मेरी कॉन्फिडेंस बहुत खराब हो गया है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी, या ये अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आ, इसमें देखें, हर जो टीचर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है चीजें, और उनका एम गलत नहीं होता। उनका एम ये नहीं होता कि स्टूडेंट को नीचा दिखाया जाए या उसके ऊपर जो है ज्यादा पेपर को मेकअप किया जाए। उनका सिर्फ एम ये होता है कि आप स्टूडेंट को इम्प्रूव कर सकें, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकें। इवन अगर मैं भी करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाता हूँ और मैं अपना पेपर दूं किसी मेंटोर को चेक कराऊं, तो भी काफी ज्यादा गलतियां निकाल देंगे। तो दिस इज अ गुड थिंग कि आपको एटलीस्ट पता लग रहा है कि आपकी मिस्टेक्स क्या है। बट वेयर दिस बिकम्स बैड कि आप इतना ज्यादा पढ़ के गए हैं और फिर भी किसी को पसंद नहीं आ रहा। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने पाकिस्तान अफेयर्स जो था ना, वो पहले इतना फोकस नहीं करता था फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड में मैंने कहा चलें जी हम इसको पढ़ते हैं, इसमें मैंने हिस्ट्री तैयार करनी शुरू की। गलती से मैंने इसका कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, और प्रोफेसर साहब को, जो कि मेरे टीचर हैं बहुत रिस्पेक्टेबल, उनको मैंने चेक करवा दिया। अब उन्होंने इतनी मिस्टेक्स उसमें से निकाली, तो मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन थे। दैट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है। पहले में मैं एलोकेट नहीं हुआ था, पास थी मेरी, तो ये भी मेरे माइंड में था। तो मैंने कहा यार अगर मैं इस तरह उनके अगर क्राइटेरिया पे पूरा उतरने की कोशिश करूं तो मेरा पूरा साल जो है वो निकल जाएगा। तो मैंने उसके बाद से किसी को वैल्यूएट अपना करवाया ही नहीं, चेक ही नहीं करवाया, क्योंकि मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस था कि भाई मैंने लिखा है पेपर में आ जाएंगे नंबर, में पास हूँ, दैट इज फाइन। तो अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया और पेपर अटेम्प्ट हो रहे हैं पास पेपर का, मटेरियल निकल रहा है उसमें, तो दैट इज फाइन। आप जितनी ज्यादा वैल्यूएशन करवाएंगे उतनी ज्यादा फंसते जाएंगे सारे। हर कोई स्टूडेंट के लिए यही चीज है। कुछ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं जो कि जिनका पेपर हर किसी को पसंद आता है, लेकिन हर किसी के साथ ये नहीं होता। तो बजाय इसके कि आप जो है वो डिप्रेशन में अंदर जाएं या आप स्ट्रेस लें चीजों का, एक दो वैल्यूएशन कराएं किसी एक टीचर से, आपको मिस्टेक्स वो बता दे, पता लग जाए, और वो रिकग्नाइज हो, रिनाउंड हो। ये ना हो कि कोई जो बिल्कुल ही नया नया शुरू हुआ और आप उसके पास चले जाएं, रिव्यूज उसके देख लिया करें। तो उसमें से एवेल्युएट करवाएं और चीजें देखें कि अगर आपको सही है, समझ आ रही है, मिस्टेक पता लग गई है, नेक्स्ट में उसी को इम्प्रूव कर लें और अपने दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर चले जाएं। दैट इज द वे वी हैव टू फोकस ऑन। मैंने इसी तरह ऑलराइट से सर, किया था। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, उसके बाद अहमद आप बताएं। जी अहमद, क्या क्वेश्चन है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर पेपर प्रेजेंटेशन पर आप काइंडली कोई टिप दे दें सर। हमें क्योंकि सर आपने इससे बताया कि पेपर के टाइम पे हम तो ना मौजूद होंगे, तो काइंडली सर इस पे थोड़ा बता दें प्लीज। पेपर प्रेजेंटेशन पे मेरे कुछ लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, अगर आप देखें, क्योंकि अभी मैं नहीं बता सकूंगा, इतनी ज्यादा चीजें हैं यूट्यूब पे। फ्री कुछ लेक्चर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, आप यहाँ से अपलोड सर ओपन कहीं कर रहा हूँ। मैं आपको अपना जो चैनल है मैं वो भी लिंक शेयर कर देता हूँ आप सबको, आप उसमें से देखें। और उसमें जाके करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स पे दोनों पे मैंने लिंक, बल्कि क्या कहते हैं, शेयर की हुई हैं चीजें। आप वो जाके देख लीजिएगा, ठीक है, आपके आंसर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे चैट में शेयर कर रहा हूँ आपको वो लिंक। सर काइंडली आप स्पेसिफिक दिखा सकते हैं सर कोई? मैं स्पेसिफिक आपको दिखा रहा हूँ। ग्रेटफुल सर, थैंक यू। अच्छा जी, ये मेरा चैनल है, ठीक है। व्यूज इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे आपको काफी ज्यादा कुछ मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। चीजों पे जैसे पेपर एनालिसिस है, कुछ फ्री लेक्चर्स हैं, कुछ इसके ऊपर जो है ना वो जनरल डिस्कशन है, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे चीजें हैं, तो ये आपके पास चीजें मिल जाएंगी। इस पे आप लोग देख लीजिएगा। दिस इज माय चैनल लिंक विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल। आप उसमें इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और आज की लेक्चर रिकॉर्डिंग भी इसी चैनल के ऊपर शेयर की जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा आई विल टेक क्वेश्चंस जी। महविश, क्या क्वेश्चन है आपका?
महविश, योर क्वेश्चन प्लीज। Unable to unmute. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा जी, क्वेश्चन question ये है please. कि सर मैं ऑडिबल हूँ? Yes, yes, you are audible. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ये टाइम मैनेज कैसे करना है एक टॉपिक के लिए? लाइक मैं जस्टिफाई नहीं कर रही जनरल साइंस एंड एबिलिटी को और बाकी सब्जेक्ट्स को। मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है वही करते करते, शायद इसलिए भी क्योंकि उसकी नेचर थोड़ी डिफरेंट है बाकी सब्जेक्ट से, या आई डोंट नो क्या रीज़न है, मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रही हूँ बाकियों में। और दूसरी बात ये कि एबिलिटी की प्रैक्टिस भी है ऑफ कोर्स। तो मैं पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और जीएस से साथ लेके किस तरह से कितने आवर्स एलोकेट कर सकती हूँ? कैन यू प्लीज गाइड मी ऑन दिस? अच्छा, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान करंट अफेयर्स तो आपको टॉपिक्स तो मैंने अपने शेयर किए हैं, अगर आप ये पढ़ लेती हैं, इनको देख लेती हैं, इस पे नोट्स वगैरह बना लेंगी तो ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स कभी खत्म नहीं होता। इसमें आप को जो सिंपल स्मार्ट वे है वो यही है कि आप न्यूज़पेपर को फॉलो करें, जो डोमेस्टिक टॉपिक्स आ रहे हैं उसको फॉलो करते रहें और उससे तैयार हो जाएंगे। जीएसए इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको नहीं समझते, बट दिस इज द सब्जेक्ट जो कि आपको प्लेट में रख के नंबर दे रहा है एग्जामिनर के, भाई ये लो 80 नंबर मेरे से ले दो आके। इसमें आपने करना क्या है, आपने सिलेबस को कवर करना है, पास्ट पेपर्स को छोड़ दें, सिलेबस देखें, जो उसने पूछा है चीजें वो सारी तैयार करें। आप उसको सारा तैयार कर लेंगे, आपका उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है साइंस, जनरल साइंस की या एबिलिटी की, इट इज द सेम थिंग। ये किड्स लेवल का जो है ना, इवन एफएससी लेवल से भी नीचे वाले लेवल पे इनका कंटेंट है, इसका सिलेबस का। आप उसको समझें, यूट्यूब पे लेक्चर्स देखें, या किसी का अगर पैसे हैं तो किसी का सेशन ले लें, या यूट्यूब पे खुद एफर्ट करके इनके लेक्चर्स देख लें और इसको तैयार करें। इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आपके तीनों सब्जेक्ट्स में पास, जो आपने बेसिकली तीनों सब्जेक्ट्स सीए, जीएस, पीए, इन तीनों में 120 नंबर कम्युलेटिव लेने होते हैं। अगर लेट से आपका जी फॉर एग्जांपल पाक अफेयर में 30 नंबर हैं और आपके टोटल 120 से ज्यादा हैं तो आप पास हैं। ये आप सबको पता होना चाहिए। इसमें इंडिविजुअल नंबर मैटर नहीं करते, ये ग्रुप नंबर है। तो आप समझें कि कई दफा करंट अफेयर टारगेट हो गया। अब 2022 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने पाक अफेयर में नंबर ही नहीं दिए, 14 14 15 5 5 4 4 नंबर है। अब जिसका जीएसए में अच्छा नंबर था वो 120 नंबर ले गया इजीली। तो आपने जीएसए को अपना प्राइम फोकस पे रखना है, हाईलाइट पे रखना है। और मुझे बहुत इजी लगता है जीएसए पढ़ाना, लेकिन मैंने कभी पढ़ाया नहीं। मैंने काफी ट्यूशंस दी, ए लेवल्स को, ओ लेवल्स को, बट आई एम नॉट इनटू दिस टीचिंग ऑफ जीएसए, क्योंकि मेरा एक दोस्त पढ़ाता है ये। तो आप जीएसए को इजी ना लें, उसको मुश्किल हो रहा है किसी से समझें, उसको अंडरस्टैंड करें और उसको कवर करें। तो ये मेरा आपके लिए जो है ना वो मशवरा है, ठीक है। कोई भी बुक ले लें जीएसए के लिए, आप मार्केट में अवेलेबल हैं, बल्कि इंटरनेट पे आज तो जीएसए का सारा कुछ अवेलेबल है। जो भी टॉपिक निकालेंगे आपको नजर आ जाएगा। और सर इसमें एक टॉपिक की प्रिपरेशन के लिए इसको कितना टाइम देना चाहिए तकरीबन जीएसए का? एक कोई टॉपिक 10 मिनट में भी तैयार हो सकता है, कोई टॉपिक 3 घंटे में भी नहीं तैयार होता। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। ओके सर, और ये एबिलिटी वाला पोर्शन भी प्रैक्टिस अगर साथ की जाए उसको मिला के, क्योंकि एबिलिटी वाले पोर्शन में तो कोई खास मेंशन नहीं है कि इस पोर्शन में से आएगा ये वाला क्वेश्चन या इस तरह से कुछ, वो तो एक जनरल सिलेबस में दिया हुआ पैटर्न। जी, जनरल सिलेबस है, लेकिन 7 8 क्लास की मैथ की बुक देख लें और वही चीजें आपको वहां पे नजर आएंगी सिलेबस की, उस उनमें से फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। उसामा। सर मेरा सवाल है, हिस्ट्री में कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए? ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में बता दें। और दूसरा, जिसको पंजाबी ना आती हो, समझ ना रही हो, तो वो कौन सा हो करे, साइकोलॉजी या कुछ हो? अच्छा, जिसको पंजाबी नहीं आती तो वो साइकोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी कवर कर ले। और पहला आपका क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन में माइंड से स्किप हो गया, मैसेज करें मुझे। क्या क्वेश्चन है आपका?
Assalamualaikum, sir. वालेकुम मैंने अस्सलाम। पॉलिटी एंड जेंडर स्टडीज कवर कर लिया है, लेकिन सर इंडो पाक अफेयर्स, सॉरी इंडो पाक हिस्ट्री एंड पाकिस्तान अफेयर्स, अगर मैं दोनों को मर्ज करके पढूं, वुड योर कंटेंट इनफ के दोनों को एक साथ अगर मैं करूं तो वो उसमें आपके कंटेंट में वो पूरा हो जाएगा? अच्छा देखिए, मैं पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, मैंने इंडो पाक नहीं पढ़ाया। इंडो पाक में 1857 के बाद वाला जो कंटेंट है आपका, जो पाक अफेयर वाला है, वो कवर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो डायनेस्टीज हैं उस पे तो नहीं मैं आया, उस पे मेरा सिर्फ एक लेक्चर है, प्री जो एंशियंट हिस्ट्री से 1857 तक। उसमें देख लें, अगर चीजें कवर हो सकती हैं तो फाइन, लेकिन आप डेफिनेटली एक अलहदा सब्जेक्ट है, उसमें अलहदा कंटेंट होगा, उसकी एक डिफरेंट अप्रोच होगी। तो मैं ये नहीं कहूंगा मेरा पाक अफेयर का इंडो पाक के लिए भी कवर है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1857 से 1947 वाली चीजें कवर हो जाएंगी, लेकिन इससे पहले आपको अलहदा चीजें देख। जी फाइजा, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ना बिगनर हूँ, मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन की है। और सर मुझे इसका नहीं पता कि सीएसएस के लिए एज कैसे काउंट होती है। जैसे अगर मैं 2026 की अटेम्प्ट देना चाहती हूँ, तो मैं अगर 2025 में इसकी प्रिपरेशन करूँ और 2026 की जो फेब में जाकर अपेयर होंगी, तो वो मेरी 2026 की अटेम्प्ट काउंट होगी या 2025 की अटेम्प्ट काउंट होगी? जिस साल अपियर होंगे उस साल की अटेम्प्ट काउंट होगी। और सर इसमें एज की लिमिट कैसे, जो है कट ऑफ डेट कैसे उसको जो है कैलकुलेट करते हैं सर? 31 दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर, 2025 में अपियर होने जा रहे हैं, तो 31 दिसंबर ऑफ योर 2024 वुड बी योर कट ऑफ एज लिमिट। अगर ओके उस सर, डेट थैंक तक आप 30 से कम हैं तो आप अपियर हो सकते हैं, उससे अगर ज्यादा हो गए हैं तो नहीं हो सकते। यू। ओके, जैसे सर जी अगर, फैस। ओके सर। जी Assalamu alaikum, sir. I hope you're having a good day. Sir, I have two questions. The first one is this, that I need to select one subject out of the two, gender studies versus the environmental science. With what subject should I go with? I have a background of electrical engineering from UET. And the second question is this, that the last year, as one of my friend suggested me to have you for the current affairs, they said that you don't allow the notes or the slides to be printed. So would you be allowing this year to get, like, we can get them printed or not? definitely policy remains the same. Downloading of my slides is definitely not allowed, and Definitely. उसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, मतलब गूगल क्लासरूम पे यू हैव योर मोबाइल, तो इट्स ऑलवेज अवेलेबल टू यू, बट द थिंग इज यू कैन नॉट डाउनलोड देम, क्योंकि यू आर फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन विच वी ऑल आर लिविंग, तो एक के I पास जाती है completely चीज तो सबके understand, sir. पास जाती That's है, not something तो to दैट worry इज द about. रीजन। और जो पहला क्वेश्चन था, जेंडर स्टडीज वर्सेस Environmental science. environment science is easy for you as an electrical engineer. मैं mechanical engineer हूँ from UET, so I opted environment science. बट अगर आपको कुछ जेंडर स्टडीज पढ़ने का शौक है, मेरा खुद टेम्परामेंट नहीं है जेंडर स्टडीज पढ़ने का ना, Same. मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो इस वजह से नहीं मैंने पढ़ी थी। अगर आपको लगता है कि आपको समझ आ जाएंगी जेंडर स्टडीज की चीजें, तो अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे नंबर आ जाते हैं। लेकिन एनवायरमेंट भी अच्छा है, बड़ी इजी, अच्छे नंबर 70+ नंबर देता है, लास्ट ईयर इसने अच्छे नंबर दिए, तो दोनों अच्छे सब्जेक्ट हैं। आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल से है तो एनवायरनमेंट ज्यादा आपको सूट करेगा। So, आपने thank you, पढ़ा sir. भी होगा एक सब्जेक्ट इसमें इसी Definitely. सेमेस्टर में, Definitely, sir. Yes, sir. Thank तो you, sir. एनवायरनमेंट वही है चीजें। Thank you. वेलकम जी। नाज़रीन, नाज़रीन, unable to mute, try now. Okay, text me your question, you're unable to mute. फवाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग के हवाले से सवाल पूछना है कि लाइक समटाइम्स मैं कोई भी ऐसे टॉपिक जब इनकाउंटर करता हूँ तो ब्रेनस्टॉर्मिंग काफ़ी मुश्किल होती है, तो अगर और मुझसे आइडियाज़ कभी कभी जनरेट नहीं हो पाते, तो क्या आप इसमें कुछ टिप्स दे सकते हैं कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग स्किल्स को बेहतर और ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बनाएं?
यार ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे बड़ा इजी सब चीज है। ब्रेनस्टॉर्म करना कैसे कर सकते हैं? ब्रेनस्टॉर्म के लिए आपने क्या करना है, जो मैं एडवाइस करता हूँ मोस्टली स्टूडेंट्स को, मेरा ऐसे का लेक्चर भी एक अवेलेबल है यूट्यूब पे। आपने एक टाइमर लेना है, ठीक है, एक स्टॉप वॉच परचेज कर लें सारे एस्पायरेंट। स्टॉप वॉच लगाएं, अपने सामने रख दें। जब टिक 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 चल रहा होगा तो आपका माइंड भागना शुरू हो जाएगा, एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट पड़ेगा। 10 मिनट्स के अंदर आपने कोई भी रैंडम टॉपिक पकड़ना है, उसके ऊपर आउटलाइन बनानी है, और उसके बाद 10 मिनट्स दोबारा काउंटर लगाना है, उसमें इंट्रोडक्शन लिखना है। शुरू में आपको ये मुश्किल चीज लगेगी, बहुत ही मसला होगा कैसे करें कैसे ना करें, लेकिन वंस यू गेट इन टू दिस प्रैक्टिस, आप इजीली इन चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये तकरीबन आपके मैं समझता हूँ कि 1 महीने के अंदर आपकी ये ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला इशू खत्म हो जाएगा। प्रभात का क्वेश्चन हो गया जी। सबा खान। Am I audible, sir? जी यू आर। Sir, I have two questions. One of them being long notes are recommended by every CSP. So do you think it's time, don't you think it's time consuming? Like we can just study it from the book and just like if we are, what is the purpose of making notes, long notes, if we already have a book and we लॉन्ग can नोट्स। study? Yes, sir. And ओके second, आई mhm. सेकंड क्वेश्चन। सर रिसर्च पेपर रीडिंग के हवाले से मैंने पूछा था क्योंकि सर्टेन टाइम्स वी हैव लाइक 151 पेजेस का मतलब हमें कोई रिसर्च पेपर मिलता है हाउ टू एक्सट्रैक्ट लाइक दैट वास्ट नॉलेज फ्रॉम दैट बिग ऑफ अ रिसर्च पेपर थैंक यू सर अच्छा, इसमें चीज ये है कि जो पहला वाला क्वेश्चन है आपका कि लॉन्ग नोट्स से रिलेटेड, अब मैंने लॉन्ग नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्योंकि मुझे कम लिखा हो तो चीजें ज्यादा ज्यादा इजीली याद हो जाती हैं। लॉन्ग नोट्स थे मेरे यूएस हिस्ट्री के, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपके अगर किसी के आपने बुक ली हुई है तो उसी के ऊपर हाईलाइट कर लें, दैट इज समथिंग सिमिलर टू योर लॉन्ग नोट्स। What you have to do, you need to make your short notes, and short notes are really helpful for your exam point of view, क्योंकि आपने नींद भी पूरी करनी है, अगले दिन दोबारा एग्जाम है, आप सब कुछ भूल गए हैं, तो जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे वो आपको रिवीजन में हेल्प करते हैं, तो दैट इज मोर फिजिबल। और जो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि रिसर्च पेपर से रिलेटेड, अब रिसर्च पेपर इफ यू थिंक यू हैव टाइम और आप उसको कर सकते हैं स्किम थ्रू, तो मैं भी तकरीबन 60-70 पेजेस का मोस्टली रिसर्च पेपर है जो आर्टिकल पढ़ते हैं, उसमें से डाटा निकालते हैं। मैं तो इसका आदी हो चुका हूँ। तो इफ़ यू हैव दिस प्रैक्टिस कि आप रिसर्च पेपर इजीली पढ़ सकते हैं, तो आप उसको रीड कर लें। और कई दफ़ा ऐसे अच्छे रिसर्च पेपर मिल जाते हैं जिसमें बहुत अच्छा आपको डाटा निकल आता है और कंटेंट निकल आता है, तो उसको पढ़ने में हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो टू द पॉइंट ही ना हो और आपका में टाइम वेस्ट हो रहा हो, तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप पहले ये देख लिया करें उसका प्रीफेस पढ़ के या उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के कि क्या, हेडिंग्स देख के कि क्या ये चीजें आपके लिए रेलिवेंट है, आप जो पढ़ने जा रही हैं ना उनको आंसर करते हैं या नहीं करते। ठीक है जी ओसामा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर दो क्वेश्चंस थे। एक थे कि हम जब भी कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हैं ना सर, एक तो होता है कि कोई भी जो पब्लिश हुई हुई बुक्स हैं उसको सामने रख लेते हैं, प्लस ये होता है कि रेफरेंस बुक, प्लस तीसरा होता है हमारे पास सोर्सेस है चैट जीपीटी सर। अब सर ये जो आप शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, हम बनाते हैं, ज़ाहिर है कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करते हैं उसमें बहुत सारी हेडिंग्स तो बुक से भी कुछ हम ले लेते हैं, कुछ चैट जीपीटी से भी ले लेते हैं। तो सर इसमें मैंने पूछना था कि सर इसको कैसे इनकॉर्पोरेट, लाइक उसमें ना बहुत सारी चीजें ना एक्सपैंड हो जाती है सर, कोई एक बाउंड्री नहीं रहती, वो एक ओपन टॉपिक बन जाता है कि जिसकी कोई फिर सर लाइक बाउंड्री नहीं रहती उसको, फिर सर कैसे हम उसको कवर करें। प्लस सर इसमें एक एडिशनल चीज ऐड कर दिएगा कि सर रिसर्च पेपर्स जो होते हैं या रिसर्च आर्टिकल्स जो होते हैं सर, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है खासतौर पर करंट अफेयर्स के इशू के अंदर सर, और उसको सर कैसे उसके अंदर आप लिख सकते हैं उसके आंसर के अंदर, ऐसा केस स्टडी देंगे या सर कैसे उसको करेंगे। अच्छा, केस स्टडी नहीं, अब उसमें रेफरेंस ले सकते हैं ना, रिसर्च पेपर में भी मटेरियल किसी न किसी सोर्स से उसने उठाया होता है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत कम होता है, तो आप उसका जो उसने सोर्स दिया होता है, डाटा जहाँ से दिया होता है वो आप ऐड कर सकते हैं।
इसके अलावा जो आपने हेडर्स की बात की, चैट जीपीटी से आप उसको यूज कर रहे हैं, तो एक तरीके से उसको इनकॉर्पोरेट करें चैट जीपीटी को, क्योंकि आपने एक बड़ा लिमिटेड एग्जाम देना है, और अगर आप एक्सपैंड करते रहेंगे टॉपिक को तो कभी खत्म नहीं होगा। तो अपने आप को कंटेंट एक चीज में लेके आए कि भाई जो आपने कर लिया एक सर्टेन टाइम पे, एक सर्टेन पॉइंट पे, दैट इज इनफ। इसके अलावा वो चीजें जाएंगे तो दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। सर, और सर इसके अंदर ये बताइएगा कि जो बुक से हम मटेरियल पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं, वो तो बड़ा एक डिटेल चीजें उसके अंदर लिखी हुई होती हैं। उसमें से सर जो हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं मोस्टली, उसके अंदर क्या सर सिंपल अपनी हेडिंग्स को लेके चलें या एक दो बुलेट्स पॉइंट डाल देंगे सर, उसको फिर कैसे करें? क्योंकि देखिए सर हमारी एक प्रैक्टिस रही है, मेरा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर ही हूँ। सो सर हमारी एक ना एफएससी मैट्रिक और इसमें सर यही एक प्रैक्टिस रही होती है, जब तक हमें डिटेल नोट्स, डिटेल हेडिंग्स पूरे पूरे ना सर पढ़े हो तो उसके सर अलावा पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है सर, ये चीजें याद नहीं होती। अब 12 सब्जेक्ट्स हैं सर, एक को लेके चलते हैं तो दूसरे में से चीजें बहुत सारी भूली हुई होती हैं, तो याद जहन में रखना सर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है सर उसके अंदर। इसका मेरा यही तरीका था कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था और उसमें मैं सिर्फ हेडर लिखता था, और हेडर को कनेक्ट करके मैं एक उसका निमोनिक बनाता था और वो याद करता था। इन्वायरमेंट साइंस के मैंने किसी को नोट्स दिए थे और उसने वापस नहीं मुझे किए, उसमें मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और वो बड़े परफेक्ट से शॉर्ट नोट्स थे। एक हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर का 10-11 तो उसमें चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं, 15 निमोनिक्स बनाए थे। एक निमोनिक के अंदर पूरा सब चैप्टर जो था वो कवर था। तो इस तरह मैंने हेडर्स को याद किया और उसको क्रैम किया। ठीक है, तो आप कोशिश करें शॉर्ट नोट्स बनाएं। मैं भी इंजीनियर हुआ, आप भी इंजीनियर है यूईटी से, हमारे सेमेस्टर से पहले तो हम पढ़ते थे। तो यही चीज हमारे इसमें आई है सीएसएस में, कि आप जितना मर्जी पढ़ लें पूरा साल रहता वही याद है जो एंड पे पढ़ा। मोस्टली बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा होता है। वो गलत कहते हैं लोग कि भाई 10 मिनट पहले नहीं पढ़ना चाहिए, 15 मिनट पहले नहीं पढ़ना चाहिए। हमें तो याद ही वही रहता है जो 10-15 मिनट पहले पढ़े। तो क्या आपने लिखना है, वो शॉर्ट नोट्स बनाए आपके, जो आपको लगे कि भाई मैं आज नोट्स बनाए हैं, कल मैं उसको देखूंगा मुझे याद हो जाएंगे। तो इस तरह के आप उसमें नोट्स बनाएं, इस तरह के वर्ड्स ऐड करें। कोई फैंसी वर्ड्स ना डाल दें कि वो याद ही ना हो। कोई अच्छा, जो वर्ड्स लिखने होते हैं बड़ी मैटर करते हैं। ग्लोसरी आप हर सब्जेक्ट की देखा करें, जैसे कोई भी आप सब्जेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑप्शनल, उसकी ग्लोसरी खोल लें अच्छे ऑथर की बुक की, किसी इंटरनेशनल ऑथर की। ग्लोसरी में से चीजें निकाल के इनकॉर्पोरेट करें अपने हेडर्स में। फॉर एग्जांपल आईआर की चीजें हैं तो डेटरेंस, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें आप, लिबरलिज्म, इंटरनेशनल लिबरलिज्म, रिपब्लिकन इंटरनेशनलिज्म, इस तरह की चीजें आप फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरेट करें अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर, ताकि आपका ग्लोसरी भी कवर हो, आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड वोकैब है वो भी कवर हो, और आप उसके अंदर चीजें भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? नहीं आया तो कोई मसला नहीं। जी, मिनाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की है फॉर पीएमएस, और सिलेबस तो सेम है दोनों का, पाकिस्तान अफेयर्स का। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अभी पेपर पैटर्न एक्सप्लेन किया था सीएसएस के पाकिस्तान अफेयर्स का। फॉर एग्जांपल कि उसमें एक क्वेश्चन आपको प्री पार्टीशन हिस्ट्री से आएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा। तो क्या पीएमएस के पेपर का भी पैटर्न सेम है? नहीं, पीएमएस में ऐसा नहीं होता। मोस्टली पीएमएस में अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर का थोड़ा सा उसने कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पे डाला है, लेकिन अगर आप मोस्टली जो पीएमएस की चीजें हैं ना, आपने मेरा सेशन भी ज्वाइन किया है तो आपको रिकॉर्डिंग्स में दे दूंगा। पीएमएस में कल मैं ये क्लास से पहले भी कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा चीजें। पीएमएस में पाकिस्तान अफेयर्स ज्यादा मैटर करता है आपके प्री पार्टीशन से रिलेटेड और पोस्ट पार्टीशन के कुछ जो एक फिक्स टॉपिक्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन है, या बंगाल लिबरल की बात होती है, या 18th अमेंडमेंट की बात होती है, इस तरह की कुछ रिकरेंट सी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो वो मैं आपके साथ दोबारा जब हम लेक्चर शुरू करेंगे अपने सेशन, तो मैं ये डिटेल से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, पाक अफेयर्स वालों को। ठीक है, कि आपने कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है पीएमएस के लिए। तो जवेरिया, क्या क्वेश्चन है जी आप? अस्सलाम वालेकुम सर। Am I audible, sir? हेलो। जी, आवाज आ रही है आपकी? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे करंटली डिफिकल्टी हो रही है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में, स्पेशली पाकिस्तान अफेयर्स में।
थोड़ा सा आइडिया है, पढ़ा हुआ है पाकिस्तान अफेयर्स, लेकिन जब मैं पास पेपर्स उठा के देखती हूँ तो मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाती हूँ, स्पेशली जो दो तीन टॉपिक्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो गए या एक दो टॉपिक्स और हैं। तो इसके लिए मैं सेशन लेना चाह रही थी आपका। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि करंट अफेयर्स मेरा कुछ हद तक कंप्लीट है, बट दोनों को साथ लेके चलना ना मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो मैं अभी पाकिस्तान अफेयर्स ले लूँ और फिर करंट अफेयर्स ले लूँ, वो ज्यादा सही रहेगा, या दोनों को साथ लेके चलूँ? नहीं, इट्स अप टू यू। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा फीस के लिए कि आप दोनों लें। मेरे तो मुझे तो फायदा दोनों लेंगी, लेकिन आपको अगर आपको लग रहा है कि आपकी लिमिटेशंस हैं तो पहले एक सेशन ले लें फिर दूसरा सेशन ले लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो। क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो दोनों को एक ही दफा कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पेयर बनाए होता है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक्स्ट्रा चीजें अगर इतनी ज्यादा मिलती जाए साथ साथ तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। तो आप एक सेशन पहले ले लें और उसमें देखें समझ आती है तो फिर उसके बाद जब नवंबर में दूसरा हो तो आप दूसरा ले लीजिएगा। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी, साद हसन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी आपने पास पेपर एनालिसिस की ना बात की थी, तो मैं ये कह रहा था कि ना अफेक्टिव पास पेपर एनालिसिस किस तरह किया जाए। लाइक कि जिनका सिलेबस चेंज हुआ है उनका तो बस डोमेन्स हमें कर लें, या अब या वही डोमेन स्पेसिफिक तैयार करें जो नहीं, पास पेपर में पास आई है। पेपर एनालिसिस बेसिकली पता है क्या होता है? ये होता है कि यार उसने अगर फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है तो उसने इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा है। यानी सिलेबस को वो आपको एक टेम डाउन कर, मतलब आप उसको टू द पॉइंट करने के लिए आपके लिए बड़ा फिजिबल होता है पास पेपर। कि भाई ये टॉपिक है तो एग्जामिनर इसमें से पूछता क्या है वो आपने तैयार करना है और उसके लिए रिलेटेड नोट्स बनाने होते हैं। दिस इज पास पेपर एनालिसिस। ये नहीं है कि जो पास पेपर में आया है सिर्फ वही तैयार करना है। एनालिसिस का मतलब ये है कि उसने पूछा क्या है, ताकि आप उसी एंगल से अपने जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं जो सिलेबस है उसको रेडी करें। ठीक है ठीक है सर। जी फायजा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं 2.5 माह से एक एकेडमी के थ्रू लेक्चर्स ले रही हूँ और बिल्कुल बिगिनर हूँ। बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं और लग रहा है कि शायद मैं ये अटेम्प्ट भी ना दे सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत पीछे हूँ सब लोगों से। वैसे अभी रिसेंटली मेरे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, लेकिन ऑप्शनल्स में से अभी एक भी स्टार्ट नहीं किया। तो मुझे कैसे चलना चाहिए आगे? आगे तो नहीं चलना चाहिए। पहले जैसे मैंने आज बात की कि मैंने अपनी जर्नी में बहुत कम इंटरेक्शन रखी थी बाकी एस्पायरेंट्स के साथ। इंटरेक्शन की 2018 के इंटरव्यू में, और इंटरव्यू मेरा तबाह बर्बाद चला गया। क्यों? कॉम्प्लेक्सिटी भाई उनको इतना ज्यादा आता है। तो ये आपने कभी कंपैरिजन में नहीं जाना आपने। दूसरा, अगर आपको लगता है कि जनवरी तक अपने आप को टाइम दें, कि आपको लगता है कि चीजें कवर हो जाती हैं, दैट्स फाइन। अगर नहीं होती तो आप समझती हैं आपके पास टाइम है तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दें, ये छोड़ दें। लेकिन अभी से डिटरमिन करना कि भाई छोड़ना, ये तो मैंने देनी नहीं, तो आप 4-5 महीने अपने वैसे जाया कर दें। अभी देखें, मे भी आपकी चीजें तैयार हो जाएं, कवर हो जाएं, स्मार्ट वे में आप चीजें को देख सकते हैं। कंपैरिजन छोड़ के आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। लेकिन अगर फिर भी नहीं आता तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट पे चलिए। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा जी। अच्छा, महानूर ने एक क्वेश्चन पूछा कमेंट्स में कि हम किसी से भी कोई सेशन लें तो क्या वो कवर करवा देते हैं सिलेबस या नहीं। तो इसकी मैं बाकियों की गारंटी नहीं देता, लेकिन एटलीस्ट मेरे जो सेशन होंगे उसमें मैं चीज़ें कवर करवा दूंगा। और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ मेंटोर्स के सेशन शेयर करता रहता हूँ। उनमें से मतलब एटलीस्ट उनकी मैं कुछ ना कुछ गारंटी दे रहा होता हूँ कि यार ये अच्छा पढ़ाएंगे या ये आपके पैसे ये ज़ाया नहीं करेंगे। तो इतनी मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकता। ना ही मैं बता सकता हूँ कि आप सेशंस लें, लाजमी है या नहीं लाजमी। और दूसरी चीज़, मैंने कभी सेशंस दूसरों के नहीं लिए, मैंने सिर्फ ऐसे की तैयारी की थी एक मैडम के साथ। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। जी मोहसिन, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर प्राइमरली सर जैसे भी आपने भी कहा था कि अपने बैकग्राउंड के हिसाब से सर आपको ना सब्जेक्ट्स रखने चाहिए। सर मेरा बैकग्राउंड है ऑडिट एंड अकाउंटिंग्स का, मैं खुद ACCA क्वालिफाइड हूँ। बट ठीक द है। पॉइंट इज कि सर 2021 तक के सर जो पास्ट पेपर थे वो बड़े नॉर्मलाइज थे और ठीक है। इक्वलाइज थे। बट सर 2022 ऑनवर्ड्स सर पेपर जो है ना वो बहुत हाई पिच पे जा रहे हैं, इवन के CA फाइनल्स टाइप के पेपर्स आ रहे हैं। हम्म। तो मेरा सर ये पूछना है कि सर क्या मुझे उस ऑडिट अकाउंट्स के 200 नंबर के पेपर के साथ जाना चाहिए या नहीं, एंड क्या, और सर इसके साथ एक ये बात है कि अब जाहिर बात है अगर मैं ऐसे ड्रॉप करता हूँ तो सर द सेकंड ऑप्शन इज पॉलिटिकल साइंस। तो सर व्हाट्स योर सजेशन बीइंग एक्सपर्ट? अच्छा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट थिंग, जस्ट लाइक यू। पहली चीज, जो आपका अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट है, ऑडिट एंड अकाउंट, आप उसमें अकाउंट आई थिंक, अब इसमें ना जी जी सर। इशू ये आता है कि 2+2 इज ऑलवेज इक्वल टू 4, बट इन अदर सब्जेक्ट्स लाइक क्रिमिनोलॉजी, इन सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स, इट कैन बी 3, इट कैन बी 6। तो यहाँ आपका लगेगा, आपका छक्का लगेगा तो अच्छे नंबर आएंगे, या नहीं लगेगा तो नंबर ही नहीं आएंगे। तो जैसे आपने एनालिसिस किया पास्ट पेपर्स का, आपको एक फियर है कि यार ये तो बड़े मुश्किल से आते जा रहे हैं, तो क्यों इस फियर के साथ एक अपनी अटेम्प्ट को जाया करने जा रहे हैं, या इसको लक पे छोड़ने जा रहे हैं? क्या पता आपको बहुत अच्छे एग्जाम आ जाए, ठीक है, तब आपकी लक। नहीं आएंगे तो आप क्या करेंगे? उधर कुछ लिख भी नहीं सकेंगे, इधर उधर की भी नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि वो नंबर ही नहीं देगा। तो सेफ साइड में सिर्फ यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास पेपर्स देख के आपको लग रहा है कि यार ये तो बड़े आसान है, मैं कर लूंगा, दैट्स फाइन। अगर आपको शक है, कोई शुबा है, तो शक शुबे में हमेशा सेफ साइड को प्ले करें। सेफ साइड, अब मेरा जो था वो मैंने सिलेबस देखा मैथ का, बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, एंड आई यूज टू टीच एडिशनल मैथ टू A लेवल स्टूडेंट्स, ठीक है, O लेवल स्टूडेंट्स, वो मेरी फिंगर टिप्स पे होती थी चीजें। मैंने इसका पेपर देखा, पास्ट पेपर, कई दफा बड़ा आसान आता था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो बड़े ही मुश्किल आ रहे होते थे। अब उसमें ये होता था कि यार चलो 3 क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा 60 मार्क्स के लिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करूंगा? तो वो तो बिल्कुल लक पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने मैथ को ड्रॉप कर दिया, हालांकि उसमें मैं 170 180 भी ले सकता था, लेकिन मैंने उसको इस वजह से ड्रॉप किया कि नहीं, वो मेरे बस की बात नहीं है, मे भी मेरा किस्मत अच्छी ना हो। तो अगेन आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लकी रहे हैं, अपने आप को लकी समझते हैं, तो आप लिख लें ये सब्जेक्ट। लेकिन आप समझते हैं कि ये मुश्किल हो सकता है, मेरे लिए ट्रबल्स क्रिएट कर सकता है, तो आप थोड़ा सेफ साइड पे प्ले करें। और पॉलिटिकल साइंस अगर अच्छा तैयार किया हो, 140-150 तक नंबर देता है। तो ये आपके लिए मेरी सजेशन। अच्छा सर एक और बात ये सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि आपने कितना एनालाइज किया है सर सब्जेक्ट को। सर पेपर 1 जो है ना वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल पेपर है जहाँ नंबर्स हैं 2+2 4। बट सर पेपर 2 के अंदर थोड़ा थ्योरेटिकल साइड और एस्पेक्ट्स भी पूछे जा रहे हैं। सर मेरा जो एनालिसिस है ना कि सर अगर पेपर बहुत भी टफ आ जाता है ना तो आई कैन फॉल मिनिमम टू 80 to 100 की रेंज। ठीक है, फिर तो ठीक है। ये मुझे, हाँ नहीं, मुझे आउट ऑफ चलिए 200। समझ आ रहा है। आउट ऑफ 200 यस। मिनिमम भी एट्टी सर टू मैं 80 to 100 जा रहा हूँ, 80 to 100 मिनिमम भी। नहीं, इसमें 80 to 100 वाला मार्क्स की गेम नहीं है आपका। अगर डोमिसाइल भी पंजाब का है तो यू नीड एक तो सर 200 मेरा नंबर वाला सुनवा है। ऐसा ना जिस, हाँ, तो फिर तो आपके लिए ठीक है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। सर मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि सर अभी ना मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे पे ज्यादा टाइम लगाऊं क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट हाँ, फेलिंग सब्जेक्ट है। और सर नहीं, ये अगर मेरा आपका सेकंड सिंध का अटेम्प्ट है। डोमिसाइल है तो फिर ये ठीक है। इट्स ओके सर। हाँ, क्यों? इसलिए क्योंकि पंजाब वालों के लिए मुश्किल है ना। आपको तो 300 आपके जो मेरिट है उस पर भी एलोकेशन मिल जाएगी, मुझे तो 256 पे भी नहीं मिलेगी। तो दैट इज द थिंग कि आप सिक्योर जोन में हैं, यू जस्ट हैव टू पास एग्जाम। और अगर आपका जैकपॉट लग जाए तो उसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे, ना लगे तो फिर भी पास हैं आप, तो दैट्स फाइन। और अभी यस आपके सर। पास सर टाइम एक, भी नहीं। यस सर टाइम नहीं, दिस द थिंग कि टाइम बहुत शॉर्ट है। सर दूसरा सवाल सर मेरा प्लीज ऐसे से रिलेटेड ही है। सर डेली बेस पे सर ऐसे अगर वैसे देखा जाए ना तो आपके लिए बात की एक सिलेबस नहीं है, तो इट सीम्स वेरी इजी। बट जब आप प्रैक्टिकली करने जाते हैं तो सबसे टफेस्ट पेपर है और सबसे लो स्कोरिंग पेपर है। सर इसको कैसे हम उसको डेली प्रैक्टिस में अपनी इनकलकेट करें? यार, इसके लिए मैंने चीजें अपने सेशन के अंदर बताई थी। एक सब्जेक्ट, इसके ऊपर एक लेक्चर दिया हुआ है, यूट्यूब पे अवेलेबल, आप देखिएगा। बाकी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इसके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यूट्यूब लेक्चर पे मेरे मिल जाएगा, ऐसे के ऊपर मैंने दिया हुआ है। अगर टाइम मिले तो वो सुन ओके लीजिएगा।
2 जी घंटे जी का सर, मैं उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका। जी जी सर, मैं जरूर सुनूंगा सर। वेरी लास्ट क्वेश्चन सर, कि एक सिंध डोमिसाइल के ऊपर सर, पैस या पुलिस के लिए सर कितना स्कोर होना चाहिए, जो टारगेट होना चाहिए एक टॉप एस्पायरेंट 50 के का अंदर आना चाहिए, ऑन एवरेज? टॉप 50 के अंदर आना चाहिए टॉप आपको। टॉप 50 के होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी। मुदस्सिर। मुदस्सिर नहीं जी। इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आवाज आ रही है? जी जी, आई कैन हियर यू। ओके सर, हमारे दोस्त हैं काफी सारे जो अपेयर भी हुए हैं। जो मेन इशू है पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड, एक तो बड़ा वो क्या कहना चाहिए, बहुत कम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ दोस्त हैं जिनके एमसीक्यूज 16-16 भी सही हुए हैं, मगर मार्क्स उनके 12 आते हैं। ये सर क्या इशू है, कुछ एड्रेस करेंगे इसको? इसमें देखें काफी चीजें होती हैं जो एफपीएससी में भी चल रही होती हैं। तो इसमें कई दफा वो फॉर्मूला भी लगा देते हैं माइनस वालों का। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज ट्रू और नॉट, बट इट इज अ मिथ। एंड कई दफा ये फुलफिल भी हो रही होती है, उसको ये प्रैक्टिकल भी देखी जा रही होती है इसके, इस मिथ का, कि जी माइनस नंबर कर देते हैं, वो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इस वजह से भी कई स्टूडेंट्स निकल जाते हैं, और कई दफा एग्जामिनर को टारगेट कर देता है। तो दैट्स नॉट एन इशू, अगर हो रहा है तो सबके साथ हो रहा है। लेकिन आपको एटलीस्ट मेहनत तो करनी चाहिए ना, कि अगर आ सकते हैं तो 50 नंबर तो लें हम इसमें से। ठीक है जी। पीसी वर्क, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा बैकग्राउंड है केमिस्ट्री में, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि मैं फिलोसफी और क्रिमिनोलॉजी दोनों में से क्या ऑप्शनल अडॉप्ट करूं। मुझे इतना आइडिया नहीं है कि केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा, लेकिन क्रिमिनोलॉजी और फिलोसफी दोनों ही अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस है तो उसके साथ फिलोसफी आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगी। यस सर, थैंक यू सो मच। जी अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सॉरी फॉर बॉदरिंग यू अगेन। सर मेरा एनवायरमेंटल साइंसेस जो ऑप्शन है सर, उसकी आपने कोई टिप दी थी, वो आप रिपीट कर सकते हैं? और सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए सर, उसका थोड़ा काइंडली गाइड कर दें। यार टिप का तो नहीं मुझे पता मैंने क्या दी थी, लेकिन शॉर्ट नोट्स इसके यही हैं कि 1 पेज के अंदर इसको समराइज करें मेनली। लाइक मेरे 4 चैप्टर्स को मैंने 1 पेज के अंदर समराइज कर दिया। तो मुझे नोट्स मिलेंगे तो मैं शेयर करूंगा ग्रुप्स में, तो वहां से आप लोग सर देख मैं लीजिएगा। सर मैंने 300 पेज का जर्नल भर दिया सर पूरा। सर क्या भर उम्मीद दिया करता हूँ आपने? हेल्प करें। सर 300 पेजेस का रजिस्टर पूरा फिल कर दिया है। नहीं, वो आपने फिल किया है तो दैट्स फाइन। आप अगर उसको देखें, 2 घंटे में रिवाइज सारा कुछ कर सकते हैं तो दैट्स फाइन। नॉट पॉसिबल सर, तभी सर आपसे टिप मांगी थी। थैंक यू सो मच सर। तो फिर आप इसको समराइज करें। नोट्स तो वही होते हैं ना जो अपने होते हैं, आप किसी की बैट से पकड़ के सिक्सर नहीं लगा सकते। बैट वही होता है जो आपका अपना होगा, आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस होगी तो आप करेंगे ना। दूसरों के नोट्स को रट्टा लगाना कोई प्रैक्टिकेबल चीज नहीं होती, कोई सजेस्ट नहीं करूंगा मैं। सर मैं खुद बनाया सर अपने। थैंक यू हाँ, सर। अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए। ऑन इट जी सर, नौरीन। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो आपसे क्रिमिनोलॉजी और यूएस हिस्ट्री के हवाले से है। मैंने 2023 के अटेम्प्ट में क्रिमिनोलॉजी फेल कर दिया, हालांकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी उसमें। यूएस हिस्ट्री पास तो हो गया लेकिन वो 33 मार्क्स पे था। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा डोमिसाइल पंजाब का है, तो फिर वो मार्क्स गेम जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, तो मार्क्स सेम क्या इम्पोर्टेंट मैं इसको होती opt है। करूं? किसको? यूएस हिस्ट्री को? जी सर, और क्रिमिनोलॉजी को। नहीं, अब चलते रहने थे, टाइम नहीं है आपके पास। अगर यही रखे हुए हैं तो इन्हीं को कंटिन्यू करें। लाजमी नहीं है कि हर दफा वही चीज एपिसोड हर एक के साथ हो। तो अभी तो आप लेकिन ना सर इसको चेंज करें। क्रिमिनोलॉजी में बहुत
अच्छी प्रिपरेशन के बावजूद मैंने उसको फेल कर दिया। फिर नहीं मुझे समझ आती है, आप किसी मेंटोर से पूछें, क्रिमिनोलॉजी वाले अपने नोट्स दिखाएं, मे भी आपकी अप्रोच गलत हो। तो सर मुझे उसे चेंज नहीं करना चाहिए इस टाइम पे? पहले चेक करवा लें, अगर उसको बेहतर कर सकते हैं तो बेहतर कर लें, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, क्योंकि अभी टाइम कम है। ठीक है, जी सर, ठीक है, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम फराज भाई, बैठा हो जरा इनको, भाई लाइट ला के उठाओ। वालेकुम सर। जी फराज, सर वालेकुम मैं सलाम। 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सर पहले तो ये है कि सर टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट आपको किस तरह देखते हैं, वो ऑप्ट करना चाहिए? सर 2024 में मेरा सिंधी था, वो मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, तो आई थॉट कि उसको चेंज कर दूं, टाउन प्लानिंग रख दूं। और हमने देखा था स्कोरिंग ज्यादा है, स्कोर ज्यादा आ रहा है। स्कोरिंग नहीं तो है ये, एक ये दफा 2020 में मेरा जो फ्रेंड था वो इसमें फेल हुआ था, सारों में पास था। रिस्की सब्जेक्ट है। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर मैंने एक टीचर से सुना था कि हाउ टू डिफरेंशिएट पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स, तो उसमें उसने बताया कि आप इम्पैक्ट्स ऑफ पाकिस्तान लाजमी ऐड करें। जैसे यूक्रेन क्राइसिस है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पाकिस्तान पे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर बनाने के लिए इस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर उसने ना भी पूछा है तो आपने इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान आपने बताना है। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? और सर तीसरा यार सवाल। इसमें मैंने आपको बताया ना, जो डिफरेंशिएट चीजें बताई वही मेन इसके मैटर करती हैं। ओके सर। पाक फेयर। सर ये है कि सर बैक टू बैक अटेम्प्ट देने चाहिए। अगर आप पास हो जाते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी करें, फेल हो जाते हैं तो अगली दफा अपियर हो जाए, टाइम अच्छा तो सर, कुछ वेस्ट नहीं होगा। स्टूडेंट्स गैप गैप दे रहे होते हैं ना, तो उसके आप गैप वो देना चाहिए उनके नहीं? पास टाइम है, उनके पास जिंदगी भरी है इस काम के लिए। ठीक है, आपने कुछ और जिंदगी में करना है तो देखें, अगर कुछ नहीं करना तो इसमें ही करते रहे। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन। मुदस्सिर फवाद, आप मुझे मैसेज कर दें इफ यू हैव स्टिल क्वेश्चंस रिमेनिंग। And at the end, I thank you all of you for joining today's class. This is orientation and that is more generic one. कल से हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे अपने करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स के। एंड इफ एनीवन स्टिल वांट्स टू रजिस्टर, द नंबर इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। तो जो रजिस्टर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। बाकी डिटेल्स वगैरह मैं आप सबको भी मैसेज ईमेल कर दूंगा लेट नाइट पे। So that's all. Thank you, and I hope you enjoyed today's class. That remains beneficial to all of you. आप मुझे मैसेज कर दें इस पे कि क्या आपको आज की क्लास से कुछ समझ आई है या नहीं आई। ओके।